जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप देख रहे प्रोग्राम कैफे बागला और मैं हूं आपकी मेज़बान सरियाब राजपूत। और आज का वीकेंड भी बड़ा शानदार है, बड़ा ही अच्छा है, होना भी चाहिए क्योंकि मौसम थोड़ा सा चेंज हो रहा है। लेकिन हमेशा की तरह मैं फिर ये कहूँगी कि सर्दी मुझे नहीं लग रहा कि जैसे पिछले सीज़न में बहुत ज़्यादा थी उस हिसाब से अभी भी है, क्योंकि लाहौर हो, कराची हो, यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल सा रहता है। कराची में तो इवन मैंने सुना है कि 19-20 ये टेम्परेचर वहाँ पर चल रहा होता है। बट एनीवेज मौसम अच्छा है, एंजॉय कीजिए, अपना दिन प्लान कीजिए। और जब हम लोग दिन प्लान करें तो सुबह सुबह सबके माइंड में यही होता है कि आज कुछ ना कुछ नाश्ते में अच्छा होना चाहिए, खाने में हमने क्या लेकर आना है। लोग इतवार बाजार का रुख करते हैं, जाके सब्जियां वब्जियां लेकर आ जाते हैं अपनी, और फिर वहाँ पे जाके पता चल जाता है अच्छा जी पिछले हफ्ते आई थी तो टमाटर प्याज के प्राइस तो कुछ और थे, इस दफ़ा आ रही तो इसके प्राइस कुछ और हो गए। तो कहीं ना कहीं हमें अप एंड डाउन बहुत सारी ऐसी वेजिटेबल्स है जहाँ पर हमें नजर आते हैं, जिसमें टमाटर है, जिसमें आलू है, जिसमें प्याज है। ये कुछ ऐसी बेसिक्स हमारी हैं सब्जियों में कि अगर पाकिस्तानी देसी खानों में ये ऐड ना हो तो मेरे ख्याल से वो टेस्ट, वो फ्लेवर आपका जो है वो नहीं आता। अदरक है और लहसुन है जिनका पेस्ट बहुत ज़्यादा खानों में इस्तेमाल किया जाता है, ये क्लोव्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। लेकिन ये ही बेसिक चीज़ें महंगी क्यों हो जाती हैं? एक तरफ हम लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो ज़रई मुल्क है, तो भाई अगर ज़रई मुल्क है तो इसके बावजूद पाकिस्तान इन चीज़ों के हवाले से इतना प्रॉब्लम में क्यों रहता है? कभी हम लोग गंदम और आटे के मसाइल शुरू हो जाते हैं, कभी चावल की फसलों के मसाइल शुरू हो जाते हैं, कभी किसी और फसल के हवाले से मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो कोशिश ये करते हैं कि आज इन मसाइल का थोड़ा सा हल निकालने की जो है वो प्रैक्टिस करते हैं या कोशिश करते हैं, या कहाँ पे मसले हैं उनको जानने की कोशिश करते हैं। हमारी ग़िज़ाई ज़रूरियात ज़्यादातर खेतों और बागों से पूरी होती हैं और किसान ही वो मौसिन हैं जो कि हमारे लिए खुराक की फराहमी को यकीनी बनाते हैं। जून जुलाई की चाहे जुलसा देने वाली गर्मी हो या फिर दिसंबर जनवरी की जबा देने वाली सर्दी, ये हर मौसम की शिद्दत को बर्दाश्त करते हुए हमारे लिए फसलें उगाते हैं। इनकी मेहनत से फ़ायदा उठाने वाले लोग तो मौशी तरक्की के बामी अरूज पर पहुंच ही जाते हैं। लेकिन ये बेचारे किसान, मैं बेचारे किसी और सेंस में नहीं कह रही हूँ, ये उस कैपेसिटी में कहा जा रहा है कि मौशी तौर पर इन्हें वो मुआवजे नहीं मिलते हैं, बेशतर मौशी तरक्की के सफ़र में पीछे रह जाते हैं। आपको जरा अगर हम स्टैट शेयर करें कि 2019 में 18 दिसंबर को किसानों के कौमी दिन से जो है वो मंसूब कर दिया गया और आज भी 18 दिसंबर है। इसीलिए आज हम किसान बहन भाइयों के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि यही लोग कौम के लिए ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाते हैं। और फिर किसान डे को इसलिए भी मुतारिफ करवाया गया ताकि इस दिन स्टेक होल्डर्स और पॉलिसी मेकर्स को एक डायलॉग में शामिल किया जाए और फिर किसानों की अहमियत और माशरे में उनके किरदार को बुलंद करने के लिए एक प्लेटफॉर्म जो है वो उन्हें प्रोवाइड किया जाए। इसीलिए आज प्रोग्राम में हमने इनवाइट किया है किसान इत्तेहाद के सदर जनाब खालिद हुसैन बाट साहब को। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। खालिद साहब कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम जी, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर। खालिद साहब, बड़ा एक आम फहम सा सवाल है कि आज हम लोग फार्मर डे सेलिब्रेट तो कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है आपकी जितनी भी कम्युनिटी है, जो हमारे किसान बिरादरी है, इन लोगों को अपने हुकूक का इल्म भी है? जी बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। और सबसे पहले तो आपने जो मॉर्निंग का बताया कि बड़ा अच्छा मौसम है और सब चीज़ें हैं, लेकिन मेरे किसान के लिए जब सर्दी आती है तो वो उसमें मुश्किलात में आ जाता है। जैसे आपने कहा कि जून जुलाई गर्मी में वो 50 डिग्री में बैठ के गंदम काट रहा होता है, और इसी तरह इस सर्दी में रात को वो फुल सर्दी में वो नहरों से पानी और अपनी ज़मीनों को आबाद कर रहा होता है। और उसके बावजूद भी आप गंदम की, जैसे आपने बात की, पिछले साल मेरी गंदम जो है मेरे किसान से 2200 रुपये मन खरीदी गई और आज वो मार्केट में 5000 रुपये मन है। आप यकीन करें कि हम कितना बेबस जिम्मेदार है कि ज़मीन उसकी है, ज़मीन पे गंदम पे काश्त वो करता है, मेहनत वो करता है, उसकी पूरी फैमिली, उसको जब गंदम तैयार हो जाती है उस गंदम का रेट डिसाइड कौन करता है? सूबाई गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। और आप ये देखें कि हमारे पड़ोसी मुल्क में, इंडिया में, ईरान में अब हम 15,500 रुपए का बैग हमें मिलता है डीएपी। 2300 रुपए का जो हमें डीएपी मिलता है वो भी शार्ट में 3500 रुपए में 3500 का बैग मिलता है। 50 रुपए पर यूनिट पर मैं टरबैन से अपने जमीन को काश्त करता हूँ, तो मुझे जो गंदम आज जो मेरी कास्ट आ रही है वो 4000 रुपए मन आ रही है। तो आप मुझे ये बताएं कि बीच में मसला कहाँ पे? क्योंकि देखें ना, 2200 रुपए में खरीदी गई किसान से बोरी, मार्केट में बेची गई 5000 रुपए में। ये मिडलमैन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है या फिर गवर्नमेंट की पॉलिसीज बेहतर नहीं है सूबाई सतह पर? बिल्कुल जी, अब देखें, जैसे मेरी गंदम निकली तो मुझे जबरदस्ती एसीडीसी कमिश्नर जो है उन्होंने जबरदस्ती मेरे से गंदम छीन के मेरे से खरीदी है। अच्छा। छीन के।
अगर गंदम का रेट 2200 था तो मार्केट में मेरी 2800 में बिक रही थी, 3000 में बिक रही थी। लेकिन गौर डीसी ने कहा कि हम आपको बंद कर देंगे, और बंद कर दिया लोगों को, और जबरदस्ती ये गंदम 2200 रुपए में मेरे से खरीदी, और वही गंदम 5000 में आज बिक रही है। मुझे जरा अगर आप मुनासिब समझे बताना कि आप इस वक्त किस सूबे से ताल्लुक हैं, किस शहर के डीसी का ये मामला है? ये पूरे सूबा पंजाब, सूबा सिंध और केपीके और बलूचिस्तान, ये चारों सूबों का मसला है। अभी आप गंदम का रेट सिंध गवर्नमेंट ने 4000 रुपए मन मुकर्रर किया है, पंजाब ने अभी तक मुकर्रर नहीं किया, केपीके ने अभी तक मुकर्रर नहीं किया, बलूचिस्तान ने अभी तक मुकर्रर नहीं किया। अब मुझे ये बताएं कि जब मेरे किसान को ये पता ही नहीं है कि गंदम मेरे से कितने में खरीदी जानी है, अब वो बेचारा डर डर के गंदम के बजाय कोई और सब्जी काश्त कर लेता है, कुछ और काश्त कर लेता है। मैं हैरान हूँ फेडरल और सूबाई गवर्नमेंट से कि आपके पास क्या इतना डॉलर है, आपके पास इतना जरा मुबादला मौजूद है कि आप अरबों रुपए की गंदम बाहर से खरीदें। मेरे किसान को पहले दिन से पता हो, जब वो गंदम बीच रहा हो, कि मुझे पर मन ये रेट मिलना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो फिर ये जो अभी रिसेंटली हाल ही में 1800 अरब रुपए का पैकेज अनाउंस किया गया शहबाज गवर्नमेंट की तरफ से, कोई रिलीफ मिला आप लोगों को इससे? जी, मैं 10 दिन इस्लामाबाद में धरना दे के बैठा रहा, और सुनो का मैं बहुत मशहूर हूँ कि उन्होंने हमारी आवाज बने, और अवानों तक और दूसरी मीडिया ने भी 10 दिन हम बाहर उधर रोड के ऊपर बैठे रहे। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने मेरे से मीटिंग की, और उनके सेक्रेटरी पावर, सेक्रेटरी सारे बैठे थे। तो मैंने जब उनकी बातें सुनी, उनके प्राइम हाउस में, तो उनको तो पता ही नहीं कि गरीब भी इस पाकिस्तान में बसते हैं, उनको इनका अंदाजा ही नहीं था। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर से मेरी जब हमारी मीटिंग हुई, तो प्राइम मिनिस्टर ने वादा किया कि हम आपको ये पैकेज देंगे। हमारी 3 दिन उनकी कमेटी से मीटिंग होती रही, हमने फाइनल कहा कि ठीक है, हमें ये जो आप पैकेज है ऐलान कर दें, और प्राइम मिनिस्टर ने पैकेज ऐलान कर दिया, और उस पे करोड़ों रुपए के इश्तिहार भी गवर्नमेंट ने टीवी पे चैनल्स और मुख्तलिफ जी मुझे बिल्कुल याद है, बिल्कुल याद है। लेकिन मेरा जो पर यूनिट 13 रुपए का रेट था, आज तक उसका नोटिफिकेशन नहीं हुआ। मैं 3 महीने इस खुशी में रहा कि गवर्नमेंट ने मेरा बिजली का रेट और मेरी दूसरी चीजें सस्ती कर दी हैं, तो मैं सस्ता बिल भरूं। अब वो 3 जो बिल थे वो मेरे 10 से 12 लाख रुपए में हो गए। अब मेरा जो बिजली का कनेक्शन उसने काट दिया बिजली वालों ने, और अब मेरी गंदम जो काश्त है वो खुश्क हो रही है। इसी तरह बलूचिस्तान में, आज मैं बलूचिस्तान कोयटा में मौजूद हूँ, और आज हमारी बलूचिस्तान के दोस्तों के साथ हम मीटिंग में बैठे हैं। ठीक है, अब करें कि बलूचिस्तान ये हालत है कि जहां इनकी तबाहियां हुई हैं, अभी तक वहां रोड की रसाई मैं इसी पर ही आना चाह रही थी। ये जो हाल ही में आने वाला सैलाब है, जिसने पाकिस्तान की इकोनॉमी को झटका बहुत जोर से दिया है, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से 1800 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान किया गया, लेकिन फिर वही बात आ गई कि वादे किए गए लेकिन वफा न किए गए। तो क्वेश्चन वहीं पर आ जाता है कि इकोनॉमी सिंक कर रही है, आपको पता नहीं है, डॉलर्स हमारे पास है नहीं, हमने इंपोर्ट क्या करने, एक्सपोर्ट करने के लिए हमारे पास कुछ है नहीं, क्योंकि अगर हम अपनी क्या कहते हैं अभी तक सैलाब मुतासरीन जो हमारे हैं, या फिर सैलाब ज़्यादा हमारे जो इलाके हैं, वहाँ पर अगर अभी तक ज़राअत का पहिया नहीं चल पा रहा है, तो फिर पाकिस्तान आने वाले दिनों पे उसकी स्टैंडिंग कहाँ पर होगी? गंदम के हवाले से जब भी हम लोग बात करते हैं तो बहुत सारे मसले आते हैं। ये मेरा एक फैमिली प्रॉब्लम है कि मेरी जब भी पुप्पो से कभी बात हुई इस सिलसिले में, तो उन लोगों के भी ये मसले मसाइल रहते हैं कि काश्त अच्छी होती है, फसल अच्छा प्रोड्यूस करते हैं हम लोग, लेकिन वो पैसे नहीं मिलते। अगेन खालिद साहब, आप जरा बात कर रहे थे अपनी, काइंडली मैं आप ही के नुक्ते पर आऊंगी दोबारा। जी, और दूसरा देखें ना जी, अभी मेरे ईरान से सेब बहुत सारी चीजों की उन्होंने शुरू कर दिया। मेरा जो बलूचिस्तान के किसान के पास वैसे तो 50% सेब उसका तबाह हो गया था। हाँ। अब जो 50% सेब बचा है, उसने कितनी महंगी कास्ट करके उसको लगाया है। अभी ईरान से सेब आना शुरू हो गया है। मेरे सेब घर में जो मेरी कास्ट पड़ रही है, वो आप लगा लें कि 5 रुपए में पड़ रही है। ईरान में डीजल नहीं, बिजली की सस्ती, तो उसको पड़ रही है 2 रुपए में। मैं तो हर तरफ से मरा पड़ा हूँ। मेरा किसान इस टाइम बिल्कुल, आपने कहा कि जाग रहा है, बिल्कुल जाग चुका है। इस्लामाबाद में 10 दिन बैठा रहा है, और अभी 20 दिसंबर को बलूचिस्तान सूबाई असेंबली, अभी आप लोगों का दोबारा इरादा है इस्लामाबाद आने का? कोई एहतजाज? जी बिल्कुल, 20 तारीख को हम बलूचिस्तान और पंजाब में सूबाई असेंबली के सामने धरने देंगे, जो सूबाई गवर्नमेंट के इशू है, जैसे गंदम का है, गन्ने का है, चावल का है, पानी का है, खाद की। अब खाद का जो है ना, सूबाई गवर्नमेंट ने हमें 2300 रुपए में रेट पे लेके देनी है। वो आज मुझे 3500 में, वो भी मैं फकीरों की तरह भीख मांगने के लिए लाइन में लगता हूँ तो मुझे बोरी मिलती है। तो मेरी अभी 20 दिसंबर को हम लाहौर में और बलूचिस्तान से आगाज कर रहे हैं। अगर 20 तक प्राइम मिनिस्टर ने जो वादा 1800 का किया है, वो सारे प्राइम मिनिस्टर साहब अपने पास रख लें। सिर्फ मुझे एक चीज पे
जो उन्होंने 13 रुपए यूनिट पर रेट किया है वो मुझे दे दें, और बलूचिस्तान का जो 2 अरब रुपए का बिल बनता है साल का, वो सिर्फ बिजली का बिल पे कर दें, बाकी इमदाद वो गवर्नमेंट को देते हैं वो ना दें, किसानों तक नहीं पहुंच रही, करप्शन की नजर हो रही है। ये तो इश्तिहार की मद में आप करोड़ों रुपए बहा देते हैं ना, सिर्फ अपने क्या कहते हैं कामों को लोगों की तरफ दिखाने के लिए कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। तो सिर्फ जबानी कलामी वादे ना करें, वो जो आप 2-2 अरब रुपए के इश्तिहार भेज रहे होते हैं ना, मुनासिब ये होगा कि आप लोगों की फलाह पे, स्पेशली किसानों की फलाह पे आप इस्तेमाल करें। उनको आपके चलाए गए इश्तिहारों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको नहीं पता चलेगा। इस तरह की यूनियंस बनी हुई है जिन्हें आप जैसे लोग लीड कर रहे हैं, आप लोगों को ऑन बोर्ड लें, बताएं कि हमारी ये अनाउंसमेंट है, ये काम कैसे होगा। तो वो 2 अरब रुपए आपने उस तरीके से जाया करना है ना इश्तिहारों के बदले, वो इस तरीके से लाएं। दूसरा मैं आपसे जरा ये जानना चाहूंगी, मुख्तसर थोड़ा सा अगर हम कंपैरिजन ड्रॉ करें, सैयद फखर इमाम साहब जब एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, मैंने उनका इंटरव्यू किया हुआ है, बड़ी हम लोगों ने एडवांस एग्रीकल्चर पर भी बात की थी और बड़ी बम्पर क्रॉप्स गई थी उनके टाइम में। तो क्या कंपैरिजन आप ड्रॉ करेंगे मौजूदा हुकूमत का, जिसने कहा था कि हम लोग महंगाई के खात्मे के लिए आ रहे हैं, हमने रियासत को बचाना है, सियासत को नहीं बचाना, क्या कंपैरिजन है खान साहब की हुकूमत का किसानों के लिए अनाउंस किए गए पैकेजेस के हवाले से, या फिर इस 1800 अरब रुपए के पैकेज के हवाले से? आप यकीन करेंगे, हम 18 दिसंबर को 2021 में भी हम धरना लेके लाहौर गए थे, जहां इमरान खान साहब की हुकूमत थी फेडरल में, और आप यकीन करें कि आज तक इमरान खान ने भी नारे लगाए हैं, किसानों के लिए कुछ नहीं किया। अच्छा, शहबाज शरीफ ने भी नारे लगाए हैं, किसानों के लिए कुछ नहीं किया। हमने तो जो गंदम दी है 2200 रुपए, वो तो किसान इमरान साहब की हुकूमत में दी है, वो 2200 वाली मेरी 5000 में है। तो मैं गवर्नमेंट ये जो नारे लगाते हैं कि जी हमने किसानों के लिए ये कर दिया, मैं इनसे सबको चैलेंज करता हूं कि इमरान खान अपनी टीम दे दे, शहबाज शरीफ साहब टीम दे दे, मीडिया सामने बैठ जाए। अगर किसी भी इस दौर में 15 साल से किसान दिन ब दिन पीछे चला गया है, और ये अगर पाकिस्तान का किसान पीछे चला गया तो मुल्क पीछे चला गया। अगर इस मुल्क को बचाना है तो सिर्फ पाकिस्तान के किसान ने बचाना है। अगर वो गंदम ज्यादा काश्त करेगा तो हम बाज भेज सकते हैं, अगर वो शुगर गन्ना काश्त करेगा तो वो चावल, अभी आप देखें हमारा ईरान में जा रहा है चावल, हम इतना काश्त करते हैं, लेकिन चावल इस दफा आप देखें मार्केट में रुल गया, पैसे नहीं, रेट ही नहीं है। जब तक आप काश्त को या जिमींदार को सपोर्ट नहीं करेंगे, आपके पास कोई तरीका नहीं है पाकिस्तान को खुशहाल करने का। आपके पास आसान सा हल मैं लूंगी आपसे खालिद साहब, आसान सा हल मुझे बता दें कि ये कर लें तो ये हो जाएगा। मैं कहता हूं कि सिर्फ पाकिस्तान के किसान के साथ फेडरल और सूबाई गवर्नमेंट बैठ जाए, और ये भी नहीं हम चाहते कि हमें अरबों रुपए दे दें, उन्हीं चीजों में से मैनेज करके हमारे साथ बैठ जाएं। गंदम मेरे से जितनी पाकिस्तान चाहे कि बाहर बेचनी है मैं दूंगा, शुगर जितनी चाहे वो हमसे लेना चाहे हम देंगे, चावल जितना गवर्नमेंट हमसे चाहेगी हम देंगे कि बाहर भेजो और बाहर से हम पैसा मंगवाओ। ये मुझे मेरे साथ, मेरे किसान लोगों के साथ बैठ जाएं और मीडिया के सामने बैठें, सारी मीडिया को बैठाएं और ये टीमें बैठ जाएं। अगर ये एक बंदा, एक पार्टी भी किसानों के लिए काम किया हो तो मैं उसका जिम्मेदार हूं, और ये 15 दिन में पूरे पाकिस्तान के किसानों के लिए ऐसा हल निकाल के हम दे सकते हैं कि पाकिस्तान से जो हमने चीजें बाहर भेजनी है वो सिर्फ ज़राअत, कोई चीज नहीं। सही। लास्टली बस मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि मौजूदा सैलाब मुतासरीन जो हैं, वो जो हमारे एग्रीकल्चर्स हैं और हमारे सैलाब ज़दा जो इलाके हैं, जो हमारे एग्रीकल्चर का सारा सेक्टर तबाह बर्बाद हुआ है, गवर्नमेंट की रविश अगर यही रही तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आप आने वाले दिनों में क्या देखते हैं, जो हमारी बेसिक्स हैं, किस किस्म की फसलें मुतासर हो सकते हैं, और ग़ज़ाई किल्लत का सामना हमें किस हद तक बुरे तरीके से करना पड़ेगा कि हम इन सब्जियों के लिए या इन चीजों के लिए तो तैयार हो जाए ना दिमागी तौर पर? सब्जी तो बाद की बात है जी, सबसे पहले तो हम गंदम से हाथ धो बैठेंगे। ओह माय गॉड। इस टाइम 30 से 40% जाफराबाद बलूचिस्तान के 2 डिस्ट्रिक्ट और सिंध के 2 डिस्ट्रिक्ट जिसमें लाखों एकड़ गंदम होती थी, इस टाइम पानी खड़ा नहीं हो सकता। और दूसरा जो पंजाब और बलूचिस्तान में कुछ एरियो में गंदम काश्त होती है, उसमें हमारे पास यूरिया, डीएपी, डीजल और बिजली का यूनिट इतना महंगा है कि मैं इतने में कास्ट करके गवर्नमेंट के रेट पे दे ही नहीं सकता। सही। तो क्या मेरा मुल्क गंदम शॉर्टेज का अफोर्ड कर सकता है? उसके बाद गन्ना आप देखें, मेरा गन्ना मुझे घर में 400 रुपए मन पड़ा है, फैक्ट्री मालकान वो मुझसे 300 में खरीद रहे हैं, उसके बाद वो 25% मेरे पे कटौती लगा रहे हैं। कटौती किस चीज की है कि आपसे पैसे लेंगे, हम डीसी को देंगे, वो गवर्नमेंट के लिए रोड बनाएगा। इतनी कटौतियां हैं और एक काम भी
मेरे किसान के लिए नहीं हो रहा। यकीन करें, लोगों ने फसलें काश्त कम करती, जिसका 10 एकड़ था वो पहले 10 एकड़ काश्त करता था, अब वो बड़ी मुश्किल से 4 एकड़ पे आ गया है। अगर इसी तरह हम रहे तो हमारा जो ज़राअत है वो तबाह हो जाएगी, हमारे पास फूड और सिक्योरिटी का इशू हो जाएगा जो मुल्क की तबाही की तरफ ले जाएगा। मैं तो ये भी नहीं कह सकता कि जो बाहर से पैसा आया किस किस ने कैसे खा लिया, क्योंकि बाहर से पैसा आना बंद हो जाएगा, वरना हमारे पास इतने सबूत हैं कि हम दे दें तो हम ये भी डरते हैं कि दुनिया हमसे मुंह ना मोड़ ले। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका खालिद हुसैन बाट साहब। बड़े एक अहम पॉइंट्स हैं जो यहाँ पर आपने हाईलाइट किए हैं, और जब मैंने कंपैरिजन ड्रॉ करने की बात की तो आपने वहाँ पर खान साहब की हुकूमत की जो पॉलिसियाँ हैं उनको भी यहाँ पर अयां किया कि कितनी प्रॉब्लम्स रही है, और ऐलानात किए जाते हैं लेकिन इसके बावजूद जो है वो किसानों को उनका हक नहीं मिलता है। मेरे लिए तो ये बड़ा डॉचिंग था सुनने के बाद कि 2200 रुपये की बोरी जो है वो खरीदी जाती है गंदम की, और उसके बाद उसको फ़रोख्त किया जाता है 5000 रुपये में। तो जो वो बीच का मार्जिन है वो कहाँ पर जा रहा है? तकरीबन 2800 रुपये का मार्जिन है, फिर जिसमें आपकी कटौतियाँ अलग हैं, आपने डीसी को अलग पैसे देने हैं, और लेकिन किसान के पास सिर्फ वो 2200 रुपये आ रहे हैं। लेकिन उस 2200 रुपये में से भी किसान ने कभी किसी को कमीशन निकाल के देना है, कभी किसी की कटौतियाँ करनी है, कभी अपने बिल्स पे करने हैं, यूनिट उससे बिजली का महंगा पड़ रहा है। तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। आसान हल उन्होंने हमें क्या दिया? सूबाई गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट बैठे, किसानों को ऑन बोर्ड लें, मीडिया को सामने रखें और तमाम तर मसाइल का हल निकालने की कोशिश करें। कितनी गंदम इंपोर्ट करवानी है, कितनी चीनी आपने एक्सपोर्ट करवानी है, कितनी चीनी आपने एक्सपोर्ट करवानी है, ये पूरा फ्रेमवर्क आपको ये किसान इत्तेहाद काउंसिल जो है वो तैयार करके देगी। और मैक्सिमम ये वो कह रहे हैं कि 15 रोज़ की कहानी है, 15 रोज़ में मामला बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। थोड़ा सा टफ लगा होगा आप लोगों को सुबह का टॉपिक, आज आप लोग ये भी कह रहे होंगे कि ज़रा आप इतना आप लोगों ने क्यों जो है वो मूड को थोड़ा सा एग्रेसिव कर लिया। इम्पॉर्टेंट था, अगर इम्पॉर्टेंट ना होता ना तो शायद कि हम इसे डिस्कस ना करते। चहल पहल होती है, गुफ्तगू होती है, लेकिन जब चूंकि आज किसानों का आलमी दिन भी है तो मेरे ख्याल से ये सिर्फ छोटी सी खबर तक ही जो है वो नहीं हो जाना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि अगर चीज़ों पर पैसे बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, महंगाई हो रही है, तो पीछे चलकर कौन से ऐसे मुहर्रिकात हैं जो उसके ऊपर असरअंदाज हो रहे हैं। तो ज़रूरी था ये टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस करना। आगे का प्रोग्राम काफ़ी चिल होने वाला है, आपके मूड को थोड़ा मैं इजी करूँगी छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड, कैफे जी, वेलकम बैक राइट आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक से पहले भी हमारा सेगमेंट इंतहाई इंटरेस्टिंग था, लेकिन मैं ये कहूँगी कि वो सेगमेंट कुछ ऐसा था कि जिसमें हम लोगों की मदद करने की कोशिश करें, स्पेशली अपनी किसान बिरादरी की उन बहन भाइयों की मदद करने की कोशिश करें। तो उस पर बात होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, लेकिन चूंकि वीकेंड है और ब्रंच शो है तो चीज़ें थोड़ी सी हमारी इंटरेस्टिंग होती हैं, हमारे सेगमेंट्स बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जब उन्हें वीकेंड मिलता है, स्पेशली जब विंटर्स आते हैं, तो वो क्या करते हैं, या तो बाइक रेसर्स जो हैं वो हमें बड़े ज़ौक़ शौक़ के साथ बाहर निकलते हुए नज़र आते हैं, और जो उनकी रैलियां होती हैं वो खासी एंटरटेनिंग होती है। साथ ही साथ पाकिस्तान में हर साल एक रैली का इनेकाद किया जाता है, लेकिन वो जो रैली होती है वो जीप रैली के हवाले से होती है, और हम ये भी कह सकते हैं कि फार्मूला कार रेसर चोलिस्तान जीप रैली होती है। इसके अलावा हमें कोई इतनी ज़्यादा फेस्टिविटी उस हवाले से नज़र नहीं आती, बट इसके बावजूद पाकिस्तान में मोटर रेसिंग के हवाले से अगरचे कोई काबिल जिक्र इवेंट्स नहीं होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो पाकिस्तानी नौजवान बैनुल-अक़वामी सतह पर मौसर रेसिंग में न सिर्फ खुद को मनवा रहे हैं, मैं ये कहूँगी कि इसके बावजूद पाकिस्तानी नौजवान जो हैं वो इंटरनेशनली अगर हम लोग देखें तो मोटर रेसिंग में न सिर्फ खुद को मनवा रहे हैं बल्कि मुल्क व कौम का नाम भी रोशन कर रहे हैं। इनाम अहमद भी एक ऐसे ही हमारे ब्रिटिश नेशनल पाकिस्तानी ओवरसीज़ हैं जो कि फार्मूला रेसिंग में इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान की न सिर्फ नुमाइंदगी कर रहे हैं बल्कि बहुत सारे टाइटल्स वो अपने नाम भी कर चुके हैं। इनाम ने अपनी जर्नी स्टार्ट की 2017 में और फिर 17 साल की उम्र में वो कम तरीन बरतानवी फार्मूला 3 चैंपियन बन गए। और फिर दुबई कार रेसिंग मुकाबले में इनाम अहमद 7 पाकिस्तानी कार रेसर्स की टीम लेकर गए जिन्होंने भारतीय रेसर समेत दीगर ममालिक के कार रेसर्स को चारों शान चित कर दिया। हमारे साथ मुल्क के ये होनहार नौजवान न सिर्फ खुद मौजूद हैं बल्कि जो अपने साथ वो एक डेलीगेशन लेके गए थे, एक टीम अप करके गए थे, उनमें जो उनके एक रेसर हैं उनका नाम है शाहजेब कुरैशी, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग इनाम एंड वेरी गुड मॉर्निंग शाहजेब, हाउ आर यू एंड हाउ हैव यू बीन? Yes, go ahead. So, Inam, you're racing under the Pakistani flag. Let us know about your experience and how do you say this? Well, I've been racing under Pakistani flag now, and winning Formula 3 championship and all these things. I'm very proud to do it.
and Pakistan is very underrepresented in international motorsport. And it's something that I'm very proud to do, and I want to set the tone for future drivers to come in. And obviously my target is to get to Formula One at the end of the day, so we're very close now. Very well, perfect. And how do you start your day, especially when we talk about the Sundays and the weekends? Well, usually the race weekends, they start from like a Thursday, and then we have practice on a Friday, qualifying on a Saturday, and then we have the main Grand Prix on a Sunday. And I've been doing this my whole life since 8 years old, since go-karts. And then I built my way up. I was a world champion in go-karting when I was 14 years old. Then I went to Formula 4. I won British Formula 4. And then I won British Formula 3. And now I'm racing in America in IndyCar. IndyCar is the biggest racing series in America. It's like the Formula 1 rival of America. So that's where I'm at now. That's my target at the moment. Inshallah, you will succeed. So let's get introduced Shahzeb Qureshi as well. शाहजेब को माशाल्लाह उर्दू आती है और वो उर्दू बड़ी प्यारी बोल भी लेते हैं। इनाम के साथ ज़रा हम चलेंगे जनाब इंग्लिश में, और शाहजेब हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको उर्दू के साथ साथ एंटरटेन करते रहेंगे। शाहजेब, कैसा रहा है आपका एक्सपीरियंस जब इनाम आपको लेकर गए हैं दुबई, और एक आप लोगों ने टीम अप किया, तकरीबन 7 लोग थे मेरे ख्याल से आप सब? बिल्कुल ऐसे ही था। हम लोग एक्चुअली टीम हमने फॉर्म की थी थ्रू द सपोर्ट ऑफ द ओमनी कार्टिंग सर्किट एज वेल एज दो तीन हमारे और जो है वो जाने वाले और सपोर्टर्स हैं, मोटर स्पोर्ट्स लवर्स भी हैं, जिनमें NGK है और तेज कंपटीशन जो इनाम से एफिलिएटेड भी है। तो हम लोग ने बेसिकली यहाँ पे मेरिट बेस्ड एक टीम सेलेक्ट करके वी सिलेक्टेड द टॉप 7 ड्राइवर्स जो सबसे अच्छे 7 ड्राइवर्स है पूरे पाकिस्तान में से, उनको सेलेक्ट करके हमने दुबई के अंदर ये जो एक सीजन फिनाली होता है बेसिकली, जिसमें सबसे ज्यादा शिरकत होती है इंटरनेशनल। यस, ये होता है, सबसे बड़ी रेस है ये, और सबसे ज्यादा टीमें इंटरनेशनल टीम्स जो हैं वो पूरी दुनिया से इसमें शिरकत करने आती हैं। तो जो ये जो दुबई वाला इवेंट था उसमें टोटल कितने ममालिक की टीमें थी, कुछ आइडिया है आपका? इसमें तकरीबन 42 एंट्रेंट्स थी टीम, और तकरीबन 6 से 7 ड्राइवर्स होते हैं पर टीम। तो और सब जो है वो एक दफा वाले नहीं होते, वो सालों से करते हुए आ रहे हैं। सो वो एक्सट्रीमली कंपेटिटिव होते हैं और बहुत ही होनहार होते हैं, बहुत स्किलफुल होते हैं। उनके अगेंस्ट जाना पाकिस्तान की तरफ से वो तो एक बहुत बड़ा एजाज भी था, क्योंकि हम हरे झंडे के निकले थे। और लेकिन उसके साथ साथ जो हमें सीखने को मिला वो हमें यहाँ रेस किए बगैर नहीं मिलता। तो उन लोगों के साथ जो है एक अलग ही इन्वायरमेंट होता है, और इंशाल्लाह ताला वो सारा एक्सपीरियंस जो हम वहां से गेन कर आए हैं, उम्मीद है कि वो हम यहाँ पे भी फरोग देंगे उसको, ताकि मोटर स्पोर्ट्स को थोड़ी तरजीह मिले, पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी लेवल पे थोड़ी तरजीह मिले, और इंशाल्लाह देखते हैं आगे। All right, Inam, after listening him, I would ask you, like, what do you see as the future of motor racing in Pakistan? Because now events are being held here in Pakistan as well. So how do you see this? Well, the most important thing is that there's a lot of talented drivers here. We just need to get them from here to Europe to race them against the best, which is why we put a team together to race in Dubai, because we were racing against some of the best teams from Europe. I mean, not only did we compete very well, we finished 8th out of 42 teams. You know, we beat Germany, we beat France, we beat Russia, we beat Lebanon, we beat Sri Lanka, we thrashed India, completely thrashed India. That was not even a competition. They finished last. That's a victory, by the way. Very, very good. And considering that these guys, like, you know, my job was to come to be the lead driver, to then also teach my experience to the other drivers like Shahzeb, because I've raced internationally my whole life. And the boys picked it up very, very, very well. And they were very, very good. And I was very, very proud of them. And, you know, considering it was our first time there, we did a hell of a show. I have to say, a hell of a show. That's very nice. Well, what kind of training is needed for this sport? So could you please tell us? Well, a lot of endurance, a lot of strength. The main thing is mental strength. Motorsport is a very cutthroat sport. You either perform or you get fired immediately. So you have to be very tough in the head. That's the most important thing. But being Pakistani, we tend to be very aggressive, which suits motorsport very well, and a bit of mavericks, which is because, you know, motorsport is all about bravery and putting it on the line at all times. So that's why I think naturally we're better at it than most countries, which is why this team that we put together, you know, with Shahzeb and everyone like that, you know, the boys did fantastic. And it was their first international race. You know, the only reason why we didn't finish higher
It's because of a lack of experience from the guys, because we didn't know how to do the strategy as well as we could have. But if we were to go back next year, I'm sure we could be fighting for a podium or a win. इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नव शहज़ेब, आपको क्या लगता है विद द पैसेज ऑफ टाइम हम पाकिस्तानी, हमारी स्टैंडिंग कहाँ पर है इंटरनेशनली जब हम लोग फॉर्मूला रेसिंग कार की बात करते हैं? क्योंकि पाकिस्तान में रुझान है तो लेकिन बहुत कम है। मैंने जैसे पहले में कहा ना कि चोलिस्तान रैली और ये सब कुछ वहाँ से चीज़ें होती हैं, लेकिन वो भी सालाना कोई एक आधा फेस्टिवल हो जाता है। तो पाकिस्तान से बाहर जाकर परफॉर्म करना डेफिनेटली आपके लिए बड़ा प्राउड मूवमेंट होता है, लेकिन इस सबको टीम अप करने में, ट्रेनिंग करने में कितना टाइम लग जाता है? फिर माशाल्लाह इनाम जैसे लोग अगर आपके साथ मौजूद हो तो चीज़ें करना और मैनेज करना ज़्यादा आसान हो जाता है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। इनाम का होना और हमारे साथ और भी सपोर्ट पे एक दो लोग और भी थे। दुबई में एक पाकिस्तानी जो है वो कोच कह सकते हैं हम उनको, मास्टर ऑफ फ्लाई उनका नाम है, वो भी थे हमारे साथ। तो वो हमें ट्रेनिंग के लिए वो मौजूद थे। उन्होंने काफी चीजें हमें सिखाई जो कि ऑब्वियसली हमने कभी 24 घंटे की रेस में इस तरह इंटरनेशनल लेवल पे शिरकत की नहीं थी कभी पहले, तो हमें पता नहीं था एग्जैक्टली करना क्या है। तो उन्होंने काफी गाइडेंस दी और इन लोगों की ही वजह से हम इस मुकाम तक पहुंचे। तो अब आप जैसे आप जिक्र कर रही हैं कि सारी रैलीज जो होती हैं यहाँ पे, वो है तो मोटर स्पोर्ट्स का हिस्सा और वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है, बट वो एक अलग जॉनरा है। वो है डेजर्ट रैली। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। उसमें आप रेत पे चलाते हैं, उसमें आप ऑफ द बीटन ट्रैक चलाते हैं। ये वाली रेस जो है ये है टारमैक रेसिंग। इट्स अ लिटिल डिफरेंट। Not a little different, I would say it's totally different. Really different. It's very. I mean, in a rally, you're driving by yourself, you're going straight through a desert. I mean, it's not the same. In racing, when we're racing on a track, no, we're not driving by ourselves. We're with 60 other drivers racing each other hard. It's completely different. Right. So, this is a sport that is globally recognized. How does it feel being the first Pakistani to race in it? For me, I'm a perfectionist. I am a very intense person. Until I get to the very top, I don't get that happy, to be honest. I'm not that excited. I know there's a long way to go, and I want to be the first world champion in Formula One for Pakistan. And that's the target. Until I achieve that, then I don't really think about anything else too much, to be honest. As Shahzaib knows, I'm a very intense person. And, I want to set the tone so that people in Pakistan can realize there's a phenomenal career to be made in motorsport. And Pakistanis, we're very good at piloting machinery, just like our Air Force pilots. So what are your future plans in the Pakistan? In a couple of months or years? I'm looking to maybe set up a racing academy. And if not, then I would like to scout out young drivers that I see personally when I see them. And I'll know if they have the talent. And then I want to pick 1 or 2 drivers in the future between like 8 to 10 years old. And then I want to take them to Europe to race against the best drivers, to train them up and to actually fund them, to give them a chance to race and potentially go to Formula One. I mean, racing costs money and you need funding, you need sponsors. So that's my element that I would be teaching them, and I would like to do that. All right. So, शाहज़ेब, आपको जब इनाम यहाँ से लेकर गए, डेफिनेटली एक, क्योंकि पाकिस्तान में ये स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो नहीं ना रही, क्या लगता है आपको फेलियर कहाँ है हमारा यहाँ पे? क्योंकि नेग्लिजेंस है, हम लोग क्रिकेट की तरफ ज़रा ज़्यादा रुझान है हम लोगों का, बाकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की तरफ नहीं है, या स्पॉन्सरशिप नहीं है? प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है? बिल्कुल ऐसी है कि हमें एक्चुअली अवेयरनेस जो है बड़ी लैकिंग है हमारे पास। फैसिलिटीज नहीं थी कभी भी। तो जैसे वी वर ग्रोइंग अप, आपको देखेंगी तो कि हम सारा शौक जो है स्पेशली कराची, लाहौर के भी, इस्लामाबाद के भी लोगों का सारा शौक जो है वो सड़कों पे निकलता था। सो अब जाके अल्लाह का शुक्र है हमारे पास एक ट्रैक आ चुका है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का, ओमनी कार्टिंग सर्किट के नाम से, जो कि हमारे वो भी थे, मैन्युफैक्चरर भी थे, हमारे सपोर्टर भी थे। हम बहुत लकी थे इनफैक्ट कि हमें एक तो ओमनी कार्टिंग सर्किट का भी सपोर्ट मिल गया था थैंक्स टू इनाम, और हमें सपोर्ट मिल गया था एनजीके का। सो डेफिनेटली फंडिंग तो रिक्वायर्ड होती है अगर आप कहीं भी जा रहे हैं इंटरनेशनल इवेंट में, उसकी एक एंट्री कॉस्ट है, उसकी एग्जैक्टली। सो थैंकफुली हम फॉर द मोस्ट पार्ट हमने उस पे हमें सपोर्ट हासिल हो गया था, और बिकॉज हम ट्रेनिंग वगैरह, हमारी प्रैक्टिस वगैरह एक सर्किट जो कि ओमनी कार्टिंग सर्किट है उसके अंदर जो है ऑलरेडी चल रही थी। सो वी न्यू एग्जैक्टली कि हमें ड्राइविंग किस तरह से, हम बेसिक्स हम समझ चुके थे, और हम इसमें रेसेस और कॉम्पिटिशन्स भी करवा चुके थे इस ट्रैक पे। तो हमने उसमें भी हिस्सा लेके एक मेरिट बेस्ड 7 ड्राइवर टीम जो है वो ऑलरेडी
वो तैयार कर ली थी। प्रैक्टिस टाइम हमारे पास इतना नहीं था, हमारे पास मेरे ख्याल से एट द मोस्ट 1 month हमने प्रैक्टिस की होगी, 1.5 months। और उस प्रैक्टिस के सिर्फ इतनी सी प्रैक्टिस में हमारी अचीवमेंट जो है वो ऐसी थी कि हमने ये इन लोगों को पीछे छोड़ दिया, जैसे कि नाम भी आपको बता रहे थे, जिसमें इंडिया है, एक टीम जर्मनी की, फ्रांस की, लेबनान की, रोमानिया की, इन सारी टीमों को हमने पीछे छोड़ दिया इस लिमिटेड रन में। अगर हमें प्रैक्टिस और मिल जाए, जो कि इंशाल्लाह ताला हमें मिलेगी, थैंक्स और फिर हम एक्सपीरियंस जो गेन करके रहे हैं, ये दोनों को साथ जोड़ के हम दोबारा जाते हैं। ऑब्वियसली एक सपोर्ट हमें स्पॉन्सर्स की भी चाहिए होगी, वो अगर हमें मिलता है दोबारा तो द स्काई इज द लिमिट। हम लोग मोटर स्पोर्ट्स में एक तो हमारी अवेयरनेस बढ़ेगी। If you don't mind, so may I ask, Shahzeb, what was the prize money? नहीं, इसमें प्राइज मनी नहीं होती, इसमें ट्रॉफीज होती है। ट्रॉफीज हैं, ठीक है। Yes. In America and in Europe, in the car racing side, was what I do. That's where the prize money is big, like in IndyCar and things like that. But in go-kart level, not really. All right. So, Pakistanis are very fearless drivers, and that what is required in Formula One racing. You said that in an interview. What is your comment on that? Well, I still stick by it. I mean, people in America sometimes find me a bit crazy because I don't really care if I hurt myself, but that's how it has to be. At the end of the day, I mean, to achieve anything in sport, you have to be committed to whatever you do. But it's a shame that there's not been anything in Pakistan yet. No one's really tried. I've been lucky, to be honest. Like, I'm not really trying to get sponsors from Pakistan because no one really understands racing here, so it's kind of a waste of time. But my sponsors come from America, from Europe, and from all these places, and I was lucky to get that, and for them to fund me and believe in me and to race. But now my job is, I feel a responsibility. Now I want to find the next kid that's good. It's probably going to be better than me, and it's only a matter of time before we find him. And then I want to fund him and then take him forward, frankly, because no one's done that. No one's even tried. So lastly, I would love to know, you took 7 Pakistani drivers team to Dubai and you beat Indian team there. What were your feelings at that moment? It was very good. To be honest, we didn't even feel that anything because we thrashed them so bad. I mean, they were so far at the back. I mean, it was not like even that much of an achievement, frankly. But it did feel good to beat not only 1, 2 Indian teams. I mean, we were the best South Asian team by a long way. We beat Sri Lanka as well. And that was good. I mean, considering that Indian team had been doing this kind of racing in this track for many years, and we just turned up, they were shocked. They couldn't believe it, and they were embarrassed, and they should be. We came and we thrashed them really badly. They were last. I mean, they should be embarrassed, frankly. सेम क्वेश्चन विद यू शाहज़ेब, क्योंकि जब भी पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला हो, फिर चाहे वो क्रिकेट के मैदान में हो या फिर किसी भी उसमें हम इंडिया के सामने हो, तो एक प्रेशर होता है आप पर जब भी आप गेमिंग में होते हैं या जब भी आप किसी न किसी और एक्टिविटी में, किसी न किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। एक प्रेशर था आप लोगों में, थोड़ा सा कुछ तो होगा ना, कुछ तो आपकी नर्व्स पे कुछ ना कुछ हाई हो गया होगा। हमारा एक्चुअल मुकाबला जो था वो यूरोपियन टीम्स के साथ था। सो वर्ल्ड स्टेज पे पाकिस्तान वर्सेस मतलब बहुत एक्सपीरियंस्ड यूरोपियन टीम्स उस वक्त चल रहा था। So we can say कि European team was the toughest team. Yes, usually because, right. For example, like I was World and European champion, right? And the best drivers tend to come from Europe because there's so much racing. When you go to Italy, there's about 80 different tracks. Everyone in Italy is crazy about motorsport. Everyone loves Ferrari. UK motorsport is the biggest sport now in the country. Formula One is the biggest. So there's so many people that do it. Pakistan, no. But that's why when the European teams come, it's very, very hard, but it's not something that I'm not used to. I raced Europeans my whole life, and we gave them a good run for the money. I mean, we beat Russia, Germany, France. We beat Portuguese team. The boys did a fantastic job. We beat a Dutch team too. Considering with the little experience that they had, fantastic, and I was really happy. So you, Inam, being a very young racer, and you yourself being a proud of Pakistan, any message you want to convey to the Pakistani people and the new racers? Yes, all I would say is don't let anyone tell you that you can't do it, especially not anyone from any other country. Sometimes young people think that the people in the West, in Europe or America, do things better than us, but they don't. Believe me, they don't. I turned up and I can beat a lot of them.
And all I say is, don't let anyone tell you that you're not good enough, because it doesn't matter. 10,000 people can tell me I'm not good enough, but I don't even listen to even one of them. So the self-belief is the most important thing. The rock-hard self-belief, the fire in your stomach. True. Don't let that ever extinguish. सेल्फ बिलीव जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, और अगर आपका खुद पर यकीन है, खुद पर एतमाद है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच इनाम, थैंक यू सो मच शजीब फॉर द लवली टाइम, फॉर द लवली इंटरव्यू। खुश रहें और पाकिस्तान का नाम यूं ही रोशन करते रहें। और जहां कहीं भी जब पाकिस्तान की बात आती है और पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस की बात आती है, फिर वो कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो, तो डेफिनेटली पाकिस्तानियों की दिल ज़रा ज़रूरत से ज़्यादा धड़कना शुरू कर देते हैं और एक प्रेशर हल्का सा बिल्ट हो ही जाता है। लेकिन उस प्रेशर को उससे लड़के आपने जब आगे जाना होता है ना, तो उसके बाद ही आपको कामयाबी नसीब होती है। लेकिन फिर मैं नाम का ही जुमला कोट करूंगी कि सेल्फ बिलीव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप खुद पर एतमाद नहीं कर सकते, तो फिर आप किसी पर भी एतमाद नहीं करते। छोटे से इस प्यारे से मैसेज के साथ हम लेते हैं छोटी सी न्यूज़ ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून, कैफे मॉर्निंग। जी, तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम लोग हाजिर हैं। ब्रेक के बाद सेगमेंट बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। मेरा तो वैसे फेवरेट टॉपिक है, जब भी मैं इसको डिस्कस करती हूँ, चाहे वो कॉस्मेटिक सर्जरी किसी भी आपकी बॉडी पार्ट से रिलेटेड क्यों ना। अमूमन हमारी खवातीन का जो रुझान होता है, फिर मर्द हजरात का जो रुझान होता है, वो आपकी अपीयरेंस में लाइक आपके स्किन ट्रीटमेंट्स की तरफ होता है। बेहतरीन से बेहतरीन फेशियल ले लो, अच्छे से अच्छे नेल्स लगा लो। आप बहुत सारे फैट्स हैं तो उनको बर्न करने के लिए तो बहुत सारी ऐसे सर्जरी टूल्स निकल आए हैं कि जो आपकी क्या कहते हैं, मतलब महीनों या हफ्तों इंतजार नहीं करना पड़ता, आपके एक ही दिन में सर्जरी कंप्लीट हो जाती। लेकिन आपकी खूबसूरती में एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है हमारे दांत, हमारी स्माइल। जब हम लोग स्माइल करते हैं ना, तो उसको प्यारा दिखना बड़ा ज़रूरी होता है। तारिक अकबर साहब, डेंटिस्ट, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, जैसे कि मैंने अभी भी स्टार्ट में बोला ना कि हम लोग अपनी अपीयरेंस पर तवज्जो इस तरह से देखते हैं कि अच्छे से अच्छा फेशियल हमने लिया, अच्छे से अच्छे हमने नेल्स करवा लिए, जो कि मैं मुंह में जाके करवा रही होती हूँ, ठीक है ना। कुछ लोग अपनी बॉडी फैट्स ख़त्म करवाने के लिए लाइपो पे जा रहे होते हैं, कुछ बर्न फैट करवा रहे होते हैं, कुछ इस तरह की सर्जरी होती हैं। टूथ जो कॉस्मेटिक है, ये कितना इंपॉर्टेंट होता है आपकी पर्सनैलिटी को मज़ीद इन्हांस करने के लिए, टूथ कॉस्मेटिक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो दांत अल्लाह की तरफ से एक बड़ी नेमत है, और जिस तरह इंसान की खूबसूरती के लिए बालों का होना, स्किन का होना ज़रूरी है, तो एक मेन चीज़ है जिस दांत का होना बहुत ज़रूरी है। मेरे ख़्याल में इंसान की जो अपीयरेंस है, जो खूबसूरती है, वो 90% आपके दांतों की वजह से। जब वो स्माइल करे तो उनसे आप पता लगाते हैं। तो मेरे ख़्याल में इंसान की पर्सनालिटी में दांत का सबसे ज़्यादा रोल है। अगर आपके दांत अच्छे हैं और आपका स्माइल अच्छा है, तो आप अच्छे लगेंगे। मोस्टली किस किस्म के पेशेंट्स आपके पास आते हैं? हमारे पास जिस तरह अगर हम स्माइल की तरफ जाए, डेंटल स्माइल की तरफ, तो हमारे पास ज़्यादातर पेशेंट आते हैं, उनके वो कहते हैं डॉक्टर साहब हमने अपने दांतों को साफ़ करना है, और कुछ लोग कहते हैं हमने अपने दांतों को सफ़ेद करना है ना। तो हमारे पास तो 90% पेशेंट आते हैं वो इसलिए, तो उसको हम स्केलिंग एडवाइस करते हैं। स्केलिंग बेसिकली इसमें हम कोई केमिकल्स यूज़ नहीं करते, सफाई होती है सिंपल, जिसको हमने ये कि जो दांतों के ऊपर जो प्लॉक कैलकुलस है, जो गंदे, उसको हम साफ कर देते और दांत अपने ओरिजिनल हालत में आते हैं, और इसके बाद हम उसको पॉलिश करते हैं। तो ये बेसिकली हम कोई केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि कुछ इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हमने दांतों को स्केलिंग कहते हैं। फिर कुछ लोग स्केलिंग और जो वाइडनिंग इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं। हम स्केलिंग करके कहते हैं डॉक्टर साहब हमने तो अपने दांतों को वाइट करना है, वो एक अलग प्रोसीजर है। अगर आपने अपने दांतों को केमिकल्स के थ्रू थोड़ा सा वाइट करना है अपने नेचर, उसको हम ब्लीचिंग कहते हैं। मुझे दांत की हड्डी को अगर वाइट करवाना है, लाइक बहुत सारे पेशेंट्स हैं ना, मैं ही अपने आप को पेशेंट बना लेती हूँ, कैसे करेंगे? मेरे तो खैर ठीक है, लेकिन फिर भी जिनके लिए आयोडीन और कैल्शियम की कमी होती है ना, मैं उन लोगों के लिए बात कर रही हूँ। ठीक है, मैं अब इस तरह ब्लीचिंग की बात करूँ तो ब्लीचिंग में हम हमारे पास एक ट्यूब आते हैं ब्लीचिंग मटीरियल, तो बेसिकली एसिड होता है। तो हम ये दांत पेशेंट के दांतों पे लगाते तकरीबन 10 to 15 मिनट्स के लिए, और इसके बाद पेशेंट को हम बिफोर की पिक्चर दिखाते कि आपका ये दांतों का शेड यही है। हमारे मुख्तलिफ शेड होते हैं, A1 A2 इस तरह। तो फिर हम कहते हैं कि आपका ये शेड है, और ब्लीचिंग के बाद आपके शेड ये वाइट होगा। तो फिर इसकी जब उसकी ब्लीचिंग हो जाती तो हम उसको बिफोर आफ्टर की पिक्चर बताते, तो हाँ पेशेंट कहते पहले मेरा ये वाला शेड था ये। तो हम केमिकल्स के थ्रू जो दांतों को वाइट करते उसको ब्लीचिंग कहते हैं। अच्छा, वाइटनिंग को आप ब्लीचिंग कहते हैं, मतलब जिससे आपके दांत जो है वो सफेद, और पॉलिशिंग में दांत सफेद नहीं होते, उसमें सिर्फ आपकी वो फीचर एनहांस हो जाता है। अगर जिस तरह छोटे मोटे जो स्टेन्स होते हैं, कुछ लोग स्मोकिंग की वजह से या कोई चाय वगैरह की कॉफी ज्यादा पीते हैं ना, स्मोकिंग दांतों पे कितना इफेक्ट करती है? बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं, बहुत ज्यादा करती है। बहुत ज्यादा करते हैं। कितने % आप लेकर जाएंगे?
मेरे ख्याल में अगर मैं दो तरफ जाऊंगा, एक तो ये कि आपने जितने भी स्मोकर होंगे उनके दांत में निशान होते हैं। मतलब कितनी कम उम्र से अगर हम स्मोकिंग स्टार्ट कर देते हैं तो वो आपके दांतों को डायरेक्ट हिट करेगी? तकरीबन अगर हम 17 एज से या फिर इससे स्टार्ट कर लें तो ये आपकी बहुत, अगर हम सिर्फ स्माइल की तरफ रहेंगे, स्टेन्स वगैरह तो होते, लेकिन तकरीबन वो एक सर्वे के मुताबिक जो लोग रेगुलर स्मोकिंग करते हैं एज कम्पेयर टू जो नहीं करते, तो तकरीबन मोर देन 40% चांसेस है कि उन लोगों को ओरल कैंसर। तो भाई दो काम है, या तो सिगरेट छोड़ दें, ठीक है, या फिर सिगरेट अगर करना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो फिर आप लोग ये वाला एक जो इलाज है इसकी तरफ आ जाए। दोनों आपके लिए विन विन सिचुएशन है। आप थोड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ आते हैं जिसमें मेरा अपना भी बड़ा इंटरेस्ट है और जितनी भी हमारी मीडिया इंडस्ट्री में काम करने वाली खवातीन हैं और मेल एक्टर्स हैं उनका बड़ा इंटरेस्ट है हॉलीवुड स्माइल। ये विंडो में भी कुछ स्माइल्स चल रहे हैं क्योंकि है ही हॉलीवुड स्माइल, तो पाकिस्तान में आपको कम ही मिलेगी, लेकिन पाकिस्तान में मिल जाएगी क्योंकि अब मैंने भी इसको इतना सर्च किया है इंटरनेट के ऊपर कि मुझे एक्ट्रेस देख के पता चल जाता है नहीं इन्होंने ये काम करवाया हुआ है। हॉलीवुड स्माइल ये कितनी इंपॉर्टेंट है और मीडिया इंडस्ट्री, आपने कभी किसी सेलिब्रिटी को डील किया इस पॉइंट ऑफ व्यू से? बिल्कुल, हमने एक दो पेशेंट मैंने अपनी क्लिनिक्स में किए। ठीक है। बेसिकली हॉलीवुड स्माइल एक आर्टिफिशियल स्माइल जो है डेंटिस्ट हम बना लेते। कुछ पेशेंट इस तरह होते हैं कि उनको अपने स्माइल में कुछ इशू होते हैं, या कुछ पेशेंट को इस तरह होते हैं कि उनकी जब वो स्माइल करते तो दांत की जो शेप होती है वो ठीक नहीं होते, या कुछ पेशेंट इस तरह होते हैं जिनके सामने वाले कुछ दांत छोटे तो कुछ बड़े, और बल्कि कुछ पेशेंट के दांत नॉर्मल होते हैं लेकिन वो कहते हैं हमने एक्स्ट्रा उसको मतलब स्माइल में, तो हम आर्टिफिशियल जो स्माइल कीड़ा में बता देती हूँ आप लोगों को आगे। हाँ, जो आर्टिफिशियल स्माइल हम मुख्तलिफ मटेरियल के ज़रिए, कुछ प्रोसीजर के ज़रिए जो हम करवाते जो पेशेंट की चॉइस पे होते हैं उसको हम हॉलीवुड स्माइल कहते हैं। और हॉलीवुड का वर्ड इसलिए कहते हैं कि ज़्यादातर हॉलीवुड इंडस्ट्री में मेजॉरिटी जो एक्ट्रेस वगैरह तो होते हैं, तो उसने अब जो उसकी स्माइल, बच्चे आप भी रहे हैं, हाँ। बच्चे मैं भी थी, बहुत घर के अगर 5 बच्चे हैं ना, ये 3 बच्चे हैं, उनमें से एक अम्मी का बच्चा ऐसा निकल आएगा कि जो जिसको चोट ना लगी भी हो बचपन में, या जिसने भी दांतों का ख्याल रखा, बाकी 2 के दांत आपको खराब ही मिलेंगे। घर में अगर 8 बच्चे हैं तो किसी का कोई ना कोई आपको सीन मिलेगा। तो वैसे नहीं हो सकता है कि जितने भी ये एक्टर्स भी तो बच्चे रहे होंगे ना, ऐसे कैसे हो सकता है कि आप आए और आपकी स्माइल इतनी खूबसूरत होगी? तो जब वो अपनी केयर कर सकते हैं तो आप लोग भी अपनी केयर कर सकते हैं। और इसमें नो मैटर व्हाट कि हॉलीवुड स्माइल जो है वो सिर्फ एक मीडिया इंडस्ट्री के लिए रह गई है, अपने आप को खूबसूरत बनाने के लिए आप ये कर सकते हैं। पाकिस्तान में कितना रुझान देख रहे हैं आप इसका? पहले तो बिल्कुल नहीं था। अभी जिस तरह कुछ लोग स्पेशली जो फीमेल है यंग एज में, ये हमारे पास आते हैं कि जी हमने अपने स्माइल ठीक है लेकिन हमने उसको करना है। तो अब जिस तरह मैं अगर अपने क्लिनिक और हॉस्पिटल की बात करूँ तो अब लोगों में अवेयरनेस आए। तकरीबन अगर मैं कहूँगा कि 10 to 15% स्पेशली फीमेल्स यंग और ये आते कहते हैं हमने अपनी स्माइल को इम्प्रूव करना है। तो अभी थोड़े से लोगों को अवेयरनेस हॉलीवुड स्माइल के बारे में आ गए, पहले नहीं था। मिनिमम कोई भी दांत का इलाज और मैक्सिमम क्या एक फी आपको लगता है कि इससे इसके दरमियान हो सकता है? अगर कोई आपसे इससे ज्यादा चार्ज करे तो वो नामुनासिब होगा। हॉलीवुड स्माइल मैं आपको कहूँगा कि हॉलीवुड स्माइल हम किस तरह आते हैं। बेसिकली जो हम स्माइल करते तो हमारे नॉर्मली जो हमारे 6 दांत होते हैं ना, जिसको हम फ्रंट के, हाँ जी, जिसमें जी पहले सेंट्रल इंसाइजर होते हैं, लेटरल इंसाइजर और कैनाइन, जो तकरीबन हमारे 6 दांत होते हैं। कुछ लोग के 8 दांत भी होते हैं, स्पेशली अपर, मतलब 8 दांत भी उसकी स्माइल में आते हैं। लेकिन वैम्पायर वाले लोग जो होते हैं यहाँ पे 2 नजर आ रहे हैं। हाँ, तो ज़्यादातर जो पेशेंट्स के जब वो स्माइल करते तो सिर्फ उनकी 6 दांत नजर आते हैं, स्पेशली अपर में। लोअर अगर आप बात करेंगे तो नहीं आती। कुछ पेशेंट इस तरह होते हैं उसके लोअर दांत भी नजर आते हैं। तो हमने इन 6 दांतों के ऊपर हमने ऐसे शेप बनाने हैं जो पेशेंट के मुताबिक हो। हम उसको पेशेंट कहीं नहीं इसको इतना ऊपर करे, छोटा करे, क्योंकि हमने उसको जो पेशेंट के मुताबिक सेटिस्फाई कितना मुश्किल होता है एक डेंटिस्ट के लिए? बहुत ज़्यादा। स्पेशली इस स्माइल में पेशेंट को इसलिए हम मुख्तलिफ ट्रायल्स रखते हैं। ट्रायल्स क्या होता है कि हम उसको मॉकअप करते हैं, पहले उसका इंप्रेशन लेते हैं, वो लैब बेचते, फिर वो मॉडल पे हम बनाते कि आपका दांत इस शेप का होगा, फिर वो कहते नहीं मैंने इस दांत चौड़ा होने का खतरा तो नहीं होता? होते, इसलिए तो हम उसमें ट्रायल्स रखते हैं। अगर पेशेंट कहते नहीं ये तो हमने मॉडल पे बनाया कि तो उसका मॉडल होते इंप्रेशन लेते, तो पेशेंट कहते नहीं मैंने उसको छोटा करने ऊपर, तो इसमें हम ट्रायल्स ज़्यादा करते हैं। ट्रायल्स के बाद जब हम उसको कहते हैं कि आप बिल्कुल मुतमईन है, कोई मसला तो नहीं, हम फाइनल करें, जब वो मुतमईन हो जाते फिर करते। इसके बावजूद जब हम फाइनल लगाते फिर भी उनके दिल में थोड़ा सा होता है क्योंकि वो नेचुरल के साथ कंपेयर करते हैं। लेकिन जब हम उसको बिफोर आफ्टर लगा लेंगे फिर कहते हैं हाँ बाकी। वैसे भी 5-6 दिन या हफ्ता गुजारने के बाद जब
मुंह में दांत में जबान लगा रहे होते हैं तो आप हो जाते हैं, क्योंकि शुरू में आपको थोड़ा सा ना अपने जॉस बड़े अजीब से फील हो रहे होते हैं, आपसे खाया नहीं जा रहा होता, या अपने साथियों के साथ खाना खा रहे होते हैं, तो वो विद द पैसेज ऑफ टाइम आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो इसलिए हम फिर दो किस्म के हॉलीवुड स्माइल जो दो तरीके, एक ये होता है कि पेशेंट चाहते हैं कि हमारे जो सामने वाले दांत थे उसको हम ऑन द स्पॉट चेयर साइड पे, पेशेंट कहते हैं इसको हम लेज़र के थ्रू, जिसको कंपोजिट फिलिंग कहते हैं, उसके मुताबिक हम उसको बना लेते हैं और पेशेंट को साथ साथ दिखाते हैं। ये इस तरह के कि ऑन द स्पॉट हो जाते हैं, उसका रिजल्ट भी घंटे डेढ़ बाद आ जाते हैं और ये थोड़ा सा कॉस्ट में कम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पर टूथ चार्ज करेंगे तो तकरीबन 10 to 15,000 पर टूथ चार्ज लेज़र ट्रीटमेंट करते हैं। एक फिर ये होता है कि ये टेम्प्रेरी होते हैं, कुछ सालों बाद ये अगर अच्छा हो जाए टाइम गुजारते हैं, लेकिन कुछ सालों बाद ये होता है कि डिस्कलरेशन आ जाती है, पेशेंट ख्याल नहीं रहता, जिस तरह लड़के कुछ साल में कितने साल ना 5 साल तक तो गुजार, तो मेरे ख्याल से 5 साल बाद देखें, एक अगर आप जोड़ा लेते हैं तो वो भी 5 साल बाद फट जाता है, ठीक है। तो अगर आप पे ही है कि अगर आपने वो काम करवा लिया, अब आपने जानवरों की तरह खाना पीना और उनकी एहतियात नहीं करें तो डेफिनेटली वो चीज़ खराब होगी। घर में रखी हुई कोई भी चीज़ जिसे हम ज्यादा पैसे देके लेकर आते हैं तो हम उसकी बड़ी एहतियात करते हैं। अगर एहतियात करें तो ऐसे पेशेंट भी है जिसके 10 साल भी हुए, हाँ, सही है, एहतियात करने सही है। और इसके बाद कुछ पेशेंट कहते हैं नहीं हमने परमानेंट करने, एक बार लग जाए फिक्स, तो फिर उसको हम डेंटल वेनियर्स कहते हैं। हम पेशेंट के जो सामने वाले दांत थे उसको थोड़ा सा इसको काटते थे, कटिंग कर लेते 0.5 और फिर वो इसके इम्प्रेशन लेते जो ना, वो लैब में जाते, लैब वाले आके उसको दिखा लेते और फिर हम उसको एक बार फिक्स कर। आई विश कि आप लोगों को ये हॉलीवुड स्माइल और ओवरऑल ये जो टूथ पॉलिशिंग और ये टूथ कॉस्मेटिक है इसका ये सेगमेंट पसंद आया। छोटी सी ब्रेक के बाद देखते रहिए कैफे बांग्ला। जी, तो आपने मार्शल आर्ट का नाम तो सुन ही रखा है, लेकिन उसमें भी बहुत सारी किस्में होती हैं, बहुत सारी टाइप्स होती हैं, और एक टाइप है जिसे कहा जाता है कलरी। अब ये कलरी है, ये किलरी है, जरा इसको भी आगे जाके हम अपने गेस्ट से पूछेंगे कि ये किस किस्म की गेम है। बहरहाल इसको सीखने का रुझान बढ़ रहा है और इसे पाकिस्तानी भी सीख रहे हैं। 3000 साल की कदीम तारीख रखने वाले किलरी मार्शल आर्ट को तमाम मार्शल आर्ट्स की मां करार दिया जाता है। अब इस मार्शल आर्ट को सीखने वाले एक पाकिस्तानी खावर इकबाल भी हैं जो अब इस मार्शल आर्ट में काफ़ी महारत हासिल कर चुके हैं और फिर किलरी मार्शल आर्ट के मैदान में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम करने वाले 270 खिलाड़ियों में पाकिस्तानी खिलाड़ी खावर इकबाल साहब शामिल हैं। ये गेम है क्या, इस पर हम लोग न सिर्फ उनसे बात करेंगे बल्कि ये जानने की भी कोशिश करें कि ये गेम जो है इसका आगे फ्यूचर क्या है। तो जनाब, अपने गेस्ट की तरफ जाने से पहले मैं चाहती हूँ कि ये किलरी मार्शल आर्ट का जो खेल है ये कितना कदीम है, कितना पुराना है और उसे सीखा कैसे जा सकता है, और फिर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड कैसे बना है, इस पर हमारे नुमाइंदे दुबई से इमरान यूसुफ साहब हैं, उनकी खुसूसी रिपोर्ट है, जरा वो आपको दिखाते हैं, फिर इस गेम के बारे में जरा जानते भी हैं। इस मौके पर उनका कहना था ये अपनी नौयत का मुनफरिद रिकॉर्ड है। Today we had 267 people performing that synchronized 12 maneuvers, making Kalari Traditional Martial Arts Club in Dubai the new world record holder. यूएई में 200 से ज़ायद कौमियतें आबाद हैं, इनमें पाकिस्तान का नाम रोशन करना किसी एजाज से कम नहीं। एशिया के कदीम मार्शल आर्ट ने यूएई में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम शामिल करके एक नई मिसाल कायम कर दी है। खुशाइन बात यह है कि इसमें एक पाकिस्तानी भी शामिल है। इमरान यूसुफ ज़ई, सुनो टीवी, दुबई। तो रिपोर्ट आपने देखी, और फिर जिस इंस्टीट्यूट में परफॉर्म कर रहे हैं खावर इकबाल साहब, उस इंस्टीट्यूट का नाम आया है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। तो खावर इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद है। वैसे उनकी शख्सियत के दो पहलू हैं, एक और तारुफ भी है, वो जरा डिस्कशन में हम आगे चलकर उनसे इस बारे में बात करेंगे। खावर साहब, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप, और बताइएगा इस वक्त वहाँ का मौसम कैसा है? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे इस वेल नोन चैनल पे चांस दिया बोलने के लिए। मौसम बहुत अच्छा है जी, 25 डिग्रीज इन दुबई, इट्स अ ब्यूटीफुल वेदर, बहुत बहुत शुक्रिया, इट्स अ वेरी गुड वेदर। अच्छा, तो खावर साहब सबसे पहले मुझे ये बताएं कि किलरी मार्शल आर्ट की जानिब आप कैसे आए, और मैं अभी तक थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि ये किस किस्म की एक्टिविटी है, ये स्पोर्ट्स में मतलब मार्शल आर्ट्स में ये वाली कौन सी टाइप है? जी, कलरी पाइटू कहते हैं, ये वर्ल्ड का सबसे एंशिएंट, सबसे पहला मदर ऑफ ऑल मार्शल आर्ट्स बोलते हैं इसको। अच्छा। जो कि ये साउथ इंडिया से ये इजाद हुआ है, बेसिकली साउथ ऑफ इंडिया से ये यहाँ से इजाद हुआ है, इसकी हिस्ट्री फ्रॉम साउथ ऑफ इंडिया से आई है। पहले ये आया, फिर आगे जाके दूसरे मार्शल आर्ट्स आए, तो इसको मदर ऑफ ऑल मार्शल आर्ट्स कहते हैं।
एंड मैं ये 2 साल से मैंने कलरी क्लब है मिस्टर रईस जो कि यहाँ के गुरु हैं जिसको हमारे क्लब के, मैं उनके साथ गया था। तो काफी लोगों ने बोला कि मैं नहीं कर सकता हूँ क्योंकि बहुत मुश्किल है, इसमें वेपन्स होते हैं, इसमें जंजीरें हैं, तलवार हैं, इसमें नाइफ्स हैं, टैगर्स हैं। बट दिस बड़ा अच्छा लगा, मैं इनके साथ चैलेंजिंग है, इट इज वेरी चैलेंजिंग, और मैंने इनके साथ 2 साल से हूँ और इंशाल्लाह कंटिन्यू करूंगा मैं। तो ये इतनी टफ सी एक्टिविटी, मतलब ये नहीं कि आर्ट, ये जो कलरी मार्शल आर्ट है, ये सीखने का माइंड कहाँ से बना कि इसमें जंजीरें भी हैं, इसमें तलवारें भी हैं, इसमें क्या कुछ है, और बड़ी कोई सख्त सी किस्म की एक्सपोर्ट एक्टिविटी है ये? जी बिल्कुल। मैं एक्चुअली सोशल मीडिया पे ऑलरेडी मैं एक मार्शल आर्ट सीख रहा था। अच्छा। तो मैंने सोचा कोई और चीज में जाती है, तो मैंने सोशल मीडिया पे इनको देखा और इनका नया क्लब शुरू हुआ था। तो जब मैंने देखा ये तो हवा में उड़ रहे हैं, मतलब बहुत ही इनकी हाई लेवल की ट्रेनिंग थी। तो मैं इनके पास गया, मैंने अपनी वीडियोस फोटोग्राफ्स दिखाई, तो दे सेड यू कैन डू इट। तो अभी माशाल्लाह 2 साल हो गए हैं और इट्स लाइक अ फैमिली, मैं इनके साथ हूँ एंड इट्स अ प्रिविलेज कि मैं इंडियन मार्शल आर्ट सीख रहा हूँ, दुनिया का सबसे पहला मार्शल आर्ट सीख रहा हूँ एंड आई एम अ स्टूडेंट, अभी भी सीख रहा हूँ मैं अभी। कितनी मूव्स आपको लगता है कि ना ज़रिया आप अभी इस हद तक, काफी हद तक परफेक्ट हो गई हैं और अब मुझसे कोई पंगा नहीं ले सकता? नहीं, अभी तो बहुत सीखना है, अभी भी काफी, मगर इट्स सिखा रहे हैं बहुत ही, इट इज डेंजरस, मैं ये नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि इसमें वेपन्स आ जाते हैं ना, जहाँ वेपन्स में मैं जानना चाह रही हूँ किस किस किस्म के वेपन्स इसमें इस्तेमाल होते हैं? इसमें जी थोड़ा सा इसमें डैगर्स हैं, इसमें सॉर्ड्स हैं, और इसमें एक और चीज है उर्मी है, जो कि एक अलग सी जी उर्मी, इट्स ब्लेड की तरह तलवार है जो कि बहुत हाई लेवल पे जाकर आपको सीखना पड़ती है। अच्छा। जो कि सिर्फ मास्टर्स, वो तो खैर मुझे तो पता नहीं 5 साल लगेंगे कब तक मैं उधर पहुंचूंगा, बट इट्स समथिंग वेरी आउट ऑफ द वर्ल्ड, इट्स बहुत ही एक यूनिक चीज है। तो सबसे ज्यादा मुश्किल आपको वेपन कौन सा यूज करना अभी तक लग रहा है और आप किस में अब तक महारत ले चुके हैं? जी वो अभी जो मैंने गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में हमने एक परफॉर्मेंस की थी जो कि नाइफ का एक खंजर के साथ, बड़ा चाकू के साथ अटैक था जो कि मुझे डिफेंड करना था, और उसी के साथ एक कॉम्बैट था। वो बड़ा मुश्किल था, वो क्योंकि मैंने पहले लकड़ी के साथ किया था, बट नाइफ के साथ जो होता है ना बड़ा खतरनाक होता है, क्योंकि कोई भी मिस्टेक हो जाए इट कैन हार्म योर बॉडी। तो वो मुझे काफी डेंजरस लगा और वो है सबसे खतरनाक। चलिए अगर छुरी के साथ कोई आपको नहीं अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाबी अता करे, और डेफिनेटली नाइफ के साथ आपको घर में कोई बच्चा छुरी लेके फिर रहा हो या घूम रहा हो तो बड़े थोड़े मोहतात हो जाते हैं कि बड़े प्यार से उसको ट्रीट करना है। तो जब आपके सामने आपका दुश्मन है जिसके साथ आप फाइट कर रहे हैं, डेफिनेटली उसको टैकल करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाते हैं। अच्छा खबर साहब, मुझे ये बताइए कि जब भी हम लोग इस किस्म के इवेंट्स पे पार्टिसिपेट करते हैं, जब आपने कहा ना कि अभी आप दुबई में सीख भी रहे हैं, तो ये जो एथलेटिक हमारी एक्टिविटीज आ जाती है, क्योंकि पाकिस्तान में भी ये हो नहीं रही हैं, लोगों का रुझान इस तरफ नहीं है, कितनी हेल्दी एक्टिविटीज ये होती हैं, और स्पेशली जब हम लोग बात करते हैं ना, अब आपने एक मुकाबला किया, जीता, तो इसका स्कोप क्या है? मतलब हम लोग अगर पाकिस्तान से बाहर निकल कर दुबई की बात करें, फिर दुबई से निकल कर और इस किस्म के इवेंट्स मोस्टली और किन किन जगहों पे ऑर्गेनाइज होते हैं? देखिए ये जो इवेंट्स हैं अब आपके इंस्टीट्यूट के ऊपर होता है, आपके क्लब के ऊपर होता है, हाउ कितने वो लोग उभर के आगे आए, आगे जाकर इंट्रोड्यूस करें अपने आप को, तो ऑल डिपेंड्स ऑन द क्लब। अब ये जो क्लब है काफी इन्वॉल्व होता है, जो मिस्टर रईस हैं ये काफी इन्वॉल्व है, मैं इनके साथ खड़ा होता हूँ, दुबई पुलिस में हो गया, जितने भी इवेंट्स होते हैं, मैंने जो भी हो सकता है मैं इनको हेल्प करता हूँ। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द इंस्टीट्यूशन, आपका क्लब ये कहाँ तक आगे आपकी सपोर्ट करे, आपके आगे इसको फैलाए, ऑल डिपेंड्स ऑन द क्लब। अच्छा अगर कोई यंगस्टर है जैसे कि वो इसमें पार्टिसिपेट करना चाह रहा है ना, थोड़ा सा वो चाह रहा है कि मतलब ये नहीं कि इस तरफ हेल्दी एक्टिविटी की तरफ भी आए, लेकिन इसको करियर के हवाले से इसको परस्यू किया जा सकता है, डू यू थिंक? जी करियर के तो मैं बोलूंगा साइड में आप रखें, कोई भी स्पोर्ट्स हो, एनी स्पोर्ट, क्योंकि देखें ना हर चीज आपकी फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू कंटिन्यू फिटनेस, और फिटनेस से आप होंगे तो आपकी डेली लाइफ आसान होगी। आपको फर्ज करें कोई चीज नीचे गिर गई हो, आपको उठाना हो तो आपके बैक में पेन हो जाती है, तो ये सब चीजें आपको हेल्प करती हैं। और कोई भी एक्सरसाइज हो या वॉक या स्विमिंग, एनीथिंग आप रिजू करें, कोई भी चीज हो आप करें एक्सरसाइज। फिटनेस इज द मेडिसिन टू योर बॉडी, मैं ये बोलूंगा। नहीं ये तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दूसरा मुझे ये बताएं कि जो सेशंस होते हैं कि आपने कहा 2 साल तो आपको हो गए और मजीद वो जो पता नहीं कोई छुरी वाला कोई ब्लेड वाला मुझे बताया तो उसके लिए आपको 5 साल लग जाएंगे। क्या ये हम जान सकते हैं कि इस एक्सरसाइज को या इस टैलेंट को सीखने के लिए क्या फीस स्ट्रक्चर होता है, क्या रजिस्ट्रेशन चार्जेस होते हैं, ताकि वो लोग जो दुबई में हैं और जब ये सेगमेंट देखें तो अगर वो काम से फ्री हो गए तो उनके पास ये हेल्दी एक्टिविटी मतलब ये कि ज्वाइन करने के लिए उनकी माइंड मेकिंग हो चुकी हो?
जी जी जी, ये बहुत रीजनेबल चार्ज करते हैं जो हमारा क्लब है। इट इज लाइक 200 दिरहम्स, 200 दिरहम पर मंथ है। अच्छा। और हफ्ते में 3 क्लासेस होती हैं, जो कि गसेस एक एरिया दुबई में, इनका भी 2 सेंटर्स यहाँ हैं, पर आगे जाके ये लोग और भी खोलने वाले हैं। तो इट्स वेरी रीजनेबल, और स्पेशल प्रमोशंस भी होते हैं, कभी 150 दिरहम, बट अराउंड 200 दिरहम पर मंथ होता है इनका, 200 दिरहम पर मंथ। सही सही सही। और जिसमें 3 क्लासेस कर सकते हैं। लास्टली आई वुड लव टू नो कि क्या फ्यूचर प्लान है स्पोर्ट एक्टिविटी को लेकर आपके? मेरे एक्चुअली ये तो मैं करता रहूंगा, बट मेरी और भी स्पोर्ट्स हैं। मैं समंदर में स्टंट्स भी करता हूँ, जो मैंने कुछ भेजे हैं। देख भी रहे हैं अभी। मैं वो समंदर में कुछ तो मैं मिक्स करता हूँ, बट ये कोई भी मैं ये परस्यू करूंगा जब तक मैं दुबई में हूँ इंशाल्लाह। तो फिर तो फिल्मों में आपने कोई ज्वाइनिंग देनी है, कोई डेब्यू करना है, क्योंकि हमें स्टंट्समैन की बहुत ज्यादा जरूरत है, पाकिस्तान में तो बिल्कुल भी नहीं है। बट आई वुड लव टू से वन थिंग, अगर मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिले to कोई अच्छा सब्जेक्ट मिले, I would mind, I would not mind at all. I would not mind to, मगर कोई अच्छी सब्जेक्ट जो सोसाइटी के लिए हो। आजकल हैरेसमेंट, मुझे फिर एक साहब है पुलिस के, कराची पुलिस के, उन्होंने अपनी बेटी को बेट बनाकर और एक बहुत बड़े गैंगस्टर को पकड़ा था। तो एक हैरेसमेंट, सेक्सुअल हैरेसमेंट का बहुत बड़ा एक हमारे सोसाइटी में एक प्रॉब्लम है, बिल्कुल है। हाँ जी। तो उसके ऊपर आई वुड लव टू डू डॉक्यूमेंट्री और मूवी। आई वुड लव इंशाल्लाह थोड़ा सा जब भी प्लान करें हमें भी बताएं, हम एक बार फिर से उसे कैफे मागला का हिस्सा बनाएंगे, एंड वी जस्ट होप कि इसमें आप नए स्टंट्स जो है वो उनको करते रहें। और फिर मैं ये जरूर कहूंगी कि हमारे पाकिस्तानी जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है ना, वहाँ पे हमारे पास स्टंट्समैन नहीं है, और क्योंकि किसी भी मूवी को बनाने के लिए आपके पास बेहतरीन कोरियोग्राफर्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बेहतरीन डांसर्स का होना बड़ा जरूरी है। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से हमें बाहर से जो लोग हैं उनकी खिदमत हासिल करनी पड़ती है। और अगर पाकिस्तानी खुद माशाल्लाह इन चीजों में आगे निकल आए, तो इससे बड़ा मैं कहती हूँ पाकिस्तान के लिए कोई बेस्ट ऑप्शन हो नहीं सकता। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दुबई लाइफ एंजॉय कीजिए। 25 वहाँ पे टेम्परेचर है, लेकिन फिर भी अभी कुछ नहीं है, ऐसे लग रहा है मुझे मार्च का महीना वहाँ पे चल रहा है। हैव अ गुड डे अहेड। नहीं, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो मेरे ख्याल से व्यूअर्स को पता चल गया कि ये कितनी हेल्दी एक्टिविटी है, और हमने तो उसको एक एक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट किया था, स्पोर्ट्स एक्टिविटी के हवाले से, लेकिन जिसको अगर मैं एक यूं कह लीजिए कि एक बिजनेसमैन आइडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं ना, ये अगर पाकिस्तान कहाँ पर लैग करे, तो वाकई हमारे पास स्टंट्समैन नहीं हैं पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में। और मैं ये फिर से बात कहती हूँ, हमारे पास ऐसे इंस्टीट्यूट्स मौजूद नहीं हैं जहाँ पर हमारे बच्चे जो हैं, जिनमें थोड़े बहुत जो कि डांसिंग की तरफ जाते हैं और उनको अपने स्टेप्स पॉलिश करने के लिए उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। तो ये कुछ 2-3 चीज़ें हैं, अगर कुछ लोग बाहर से सीख कर पाकिस्तान आते हैं, तो मेरे ख्याल से PNCA लेवल पर या कराची आर्ट्स नेशनल काउंसिल की तरफ, इस तरह के अलहमरा आर्ट्स काउंसिल, वहाँ पे कुछ इस तरह के सेशन होने चाहिए, वहाँ पर ऐसी कुछ क्लासेस होनी चाहिए कि हमारे अपने जो ओवरसीज़ हैं वो लोगों को हेल्प कर सके। और मेरे ख्याल से किसी ने जो दुबई जाके 200 दिरहम देने हैं महीने के, वो पाकिस्तान में रहते हुए रीजनेबल फीस दे देगा, तो मेरे ख्याल से हमारे बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं और रोजगार का एक नए मौके जो है लोगों को मैसर हुई। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून, कैफे मागला। Another interesting segment over the weekend, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से IT सेक्टर से काफ़ी पॉजिटिव हमें खबरें मौसूल हुई हैं, और उसमें पाकिस्तानी मईशत, हम पाकिस्तानी इकोनॉमी के हवाले से बात करें और IT सेक्टर के हवाले से बात करें, तो खासा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। सबसे पहले खबर यह आई कि गूगल ने पाकिस्तान में अपना ऑफिस खोलने का इरादा जाहिर किया है, और इसी सिलसिले में सिंगापुर से गूगल के वफ्द ने पाकिस्तान का दौरा भी किया और फिर मुख्तलिफ इदारों के साथ मीटिंग्स भी की हैं। अब गूगल के बाद टिकटॉक ने भी पाकिस्तान में ऑफिस ओपन करने का इरादा जाहिर किया है। इसके साथ इसी हफ्ते में पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा ने एक वीडियो पैगाम पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर्स को खुशखबरी सुनाई कि अब फेसबुक पाकिस्तान में क्रिएटर्स को स्टार के जरिए पैसों की अदायगी करेगा। तो जब इस किस्म की खबरें आई, तो हमने सोचा कि IT सेक्टर से जो कि बड़ी अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं, तो इनको यूटिलाइज कैसे किया जा सकता है, इन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब किया जा सकता है, जरा इस पर बात करेंगे। तो क्या ये तमाम अगर कारनामे पाकिस्तान में हो जाते हैं, लाइक गूगल ऑफिस भी आ जाता है, टिकटॉक ऑफिस भी आ जाता है, और फिर वो जिस तरह से फेसबुक का वो स्टार देने का जो एक तरीका है, ये जरा नुस्खा अगर कोई इस पर अमल कर ले, तो क्या वो वाकई अपनी एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकता है, आइदर कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि उसने अपना एक यूट्यूब चैनल बनाना है, या फिर उसने एक अपना कोई फैन पेज बनाना है, या फिर ऑलरेडी जिन प्रोडक्ट्स के साथ वो डील कर रहा है उनका नेशनल और इंटरनेशनल दोनों क्या कहते हैं तरह से इम्पैक्ट है, तो वो अपने प्रोडक्ट को किस तरह से आसान तरीके से सेल कर सकता है। इन तमाम तर मामलात पर आज हमारे साथ मौजूद होंगे डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट शेख सजावल। आप में से बहुत सारे लोग उन्हें जानते हैं, जो नहीं जानते वो आज उन्हें जान जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एंड इट्स अ प्लेजर।
सजावल, ये दो खबरें कि टिकटॉक का ऑफिस पाकिस्तान में आना और गूगल का ऑफिस पाकिस्तान में आना पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए सबसे पहले तो ये कितना इंपॉर्टेंट होगा? आई थिंक इट्स 100% इट्स वेरी वैल्यूएबल। कुछ कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल SCCP की गूगल की रजिस्ट्रेशन वायरल हुई थी कि उन्होंने रजिस्टर करा लिया, ठीक है, तो दे आर ऑलरेडी हियर। आई थिंक किस किस तरह से हमें फ़ायदा हो सकता है। आपने बात की कि अपनी प्रोडक्ट्स को हम ऑनलाइन बेच सकते हैं, राइट, डिजिटल मार्केटिंग की आपने बात की। सो वो काम ऑलरेडी हो रहा है। बिजनेसेस दे आर ऑलरेडी एडवर्टाइजिंग ऑन फेसबुक, गूगल, इंस्टाग्राम, सारे इन प्लेटफॉर्म्स पे। अब हमें फ़ायदा किस तरह से होगा? 2-3 कंपोनेंट्स में इसको डिवाइड करते हैं। पहला है गवर्नमेंट का इन इदारों के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन, ठीक है। अभी एक गैप था। अगर वो उनकी एक ऑलरेडी टीम पाकिस्तान में है तो उन गूगल का भी फोकस आपके मुल्क की तरफ होता है। जैसे गवर्नमेंट को एतराज़ होते हैं कि यार ये वाली हमारी पॉलिसी है, इसको इम्प्लीमेंट कर दें, तो उनकी एक कोऑर्डिनेशन स्मूथ हो जाती है, तो उनके एंड से फ़ायदा है। दूसरा, बिजनेसेस को एक डायरेक्ट सपोर्ट का चैनल मिल जाता है, राइट। एडवर्टाइजिंग के जो चैलेंजेस हैं, अकाउंट्स के चैलेंजेस हैं, डायरेक्ट सपोर्ट आपको मिलती है। उसके बाद अगर आप देखें तो जो एडवर्टाइजर्स हैं, एजेंसीज मार्केटिंग की, फिर जो ओवरऑल एक मैस लेवल के ऊपर अवेयरनेस है बिजनेस में भी, और जिन बच्चों ने सीखना भी है। सो व्हेन गूगल इज़ हियर, सो आई एम होपिंग दैट दे विल आल्सो फोकस ऑन सम लर्निंग प्रोग्राम्स, for students. यूनिवर्सिटीज़ के साथ मे बी दे वुड पार्टनर अप और समथिंग लाइक अ कोलैबोरेशन, जिससे जो एडवर्टाइजर्स जिन्होंने एड्स चलाने हैं उनके साथ एक कोऑर्डिनेशन चल रही है, लर्निंग चल रही है, फीडबैक चल रहा है। फिर बिजनेसेस को गाइड कर रहे हैं। ऑब्वियसली वो दे विल डेफिनेटली वांट टू स्केल देयर बिजनेस, सो दे विल ऑनबोर्ड डिफरेंट बिजनेसेस जो कि ग्राउंड लेवल पे एक स्मॉल बिजनेस को बेनिफिट कर सकेगा। ऐसा कोई प्रोग्राम आई एम एक्सपेक्टिंग। अदर देन दैट, कुछ मोस्ट ऑफ देम आर ऑलरेडी एडवर्टाइजिंग, बट आई थिंक वो ज़्यादा स्ट्रीमलाइन हो जाएगा एंड इट्स डेफिनेटली इट वुड हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट। अच्छा, हमने जब टिकटॉक को देखा तो टिकटॉक एक चाइनीज ऐप है, लेकिन हम जब उसका यूज चाइना में देख रहे हैं वो हमें बड़ा डिफरेंट उसका एक रोल नजर आ रहा है। उसकी पार्टिसिपेशन एज ए डिजिटल ऐप हमें बड़ी अच्छे तरीके से नजर आती है, जिसमें उनकी इंडस्ट्री ग्रो करती हुई भी नजर आ रही है। हमारे यहाँ टिकटॉक जो है वो एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है। ये कितना बड़ा नुकसान है हमारी यूथ के लिए? टिकटॉक आप देखें ना, अगर आप यूएस का कंटेंट देख रहे हैं या इन ममालिक का कंटेंट देख रहे हैं, तो वो जेन्युइनली 30 सेकंड की इतनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन होगी जिससे आप कुछ सीखते हो, आपको किसी चीज़ की समझ आ जाती है, यू फाइंड समथिंग न्यू। ऐसा कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैंने बिल्कुल ना होने के बराबर देखा। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। कुछ कंटेंट क्रिएटर्स दे आर मेकिंग वेरी गुड कंटेंट ऑन टिकटॉक एंड सच प्लेटफॉर्म्स, लेकिन अगर आप देखेंगे चाइना में, रिसेंटली आई वाज रीडिंग एन आर्टिकल जहाँ पे दे वर मेंशनिंग कि टिकटॉक का प्लेटफॉर्म या एल्गोरिदम पाकिस्तान के लिए या इन ममालिक के लिए बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। उस पर अब 2 पर्सपेक्टिव है। एक तो कंटेंट वो वाला चलता है जो कि आवाम देखती है, जिस कंटेंट को आवाम देखती है उसको प्लेटफॉर्म पुश करता है, ठीक है। अब आप देखें, अगर एंटरटेनमेंट पुश होगा तो पूरा मुल्क एंटरटेनमेंट देखेगा। अगर चाइना, फॉर एग्जांपल, लेट्स से इट्स अ चाइनीज कंपनी, इफ चाइनीज गवर्नमेंट वांट्स कि हम लोगों को एजुकेट करना चाहते हैं, और अगर प्लेटफॉर्म को वो इंस्ट्रक्शंस हैं कि यू नीड टू पुश द एजुकेशनल कंटेंट मोर देन एंटरटेनमेंट, सो आप ऑटोमेटिकली देख लें कि आपकी जितनी यूथ है सारी उस प्लेटफॉर्म पे, दे आर ऑल द टाइम दे आर कंज्यूमिंग क्वालिटी एंड वैल्यूएबल कंटेंट जिससे वो कुछ सीख रहे हैं, राइट। फॉर एग्जांपल, आपने बात की अगर टिकटॉक आ जाता है एंड गवर्नमेंट इज लाइक वी वांट दिस नैरेटिव और दिस इज आवर पॉलिसी, हम चाह रहे हैं हमारी यूथ को ये चीज़ ज़्यादा पुश हो। अगर वो ये नहीं भी कहते, वो ये कह सकते हैं कि लाइक योर प्लेटफॉर्म इज फेवरिंग एंटरटेनमेंट कंटेंट, मे बी हैव सम काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन। टिकटॉक कंपनी आ गई पाकिस्तान में, हमारे जितने भी टिकटॉकर्स हैं वो आपको सारे कोई ना कोई गाने पे परफॉर्म करता हुआ या कोई ना कोई डायलॉग मारता हुआ नजर आएगा, लेकिन क्या हम उससे कुछ ना कुछ कर सकते हैं जो हम एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट करना चाह रहे हैं? क्योंकि अगर हम लोग जरा इंडिया की तरफ चलें, वहां पर जो आईटी सेक्टर है वो कहां से कहां पर चला गया है। हम आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इजी पैसा, जैज कैश इससे बाहर नहीं आ सके हैं। एटीएम कार्ड अभी भी बहुत ही मिनिमल लोग हैं कि जिन लोगों को बड़े तरीके से इस्तेमाल करना आता है कि आपने ट्रांजैक्शन किस तरीके से करनी है। वहां पर आप जाएं, पेपॉल है, पेटीएम है। मतलब मैं इत्तेफाक से एक दफा T20 वर्ल्ड कप देख रही थी किसी सिनेमा में, आप यकीन करें, हम लोग क्योंकि उन्होंने इंडियन स्क्रीन ली हुई थी, उनकी जितनी 80% उनका एड जो था ना वो आईटी बेस्ड था, और हम कहाँ खड़े हुए हैं मुझे समझ नहीं आती।
ट्रू, इसमें देखें इसमें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। ये नहीं है कि टिकटॉक आ जाएगा तो मसले हल हो जाएंगे, गूगल का ऑफिस खुल जाएगा तो मसले हल हो जाएंगे। इट्स समथिंग वेरी वेरी बेसिक जो ऑन ग्राउंड मसले हैं। फॉर एग्जाम्पल आई मीन एडवर्टाइजिंग, हम दिन रात ऐसे चैलेंजेस हम फेस करते हैं कि जो हम तस्वर भी नहीं कर सकते। ठीक है, अगर एक आपको बड़ी बहुत बेसिक एग्जांपल दूं मैं कि किस तरह क्या मसला क्या आ रहा है, अवेयरनेस और एजुकेशन या आईटी के जो इस्तेमाल है उसका ये हाल है कि जब हम रिसेंटली वी वर एडवर्टाइजिंग समथिंग, हमने जब पेमेंट कलेक्ट करनी थी तो हमने पहले वी यूज्ड द क्रेडिट कार्ड और ये वाला ऑप्शन ना, हमने ये देखा हमारी ऑडियंस थी अंडर 25, स्टूडेंट ज़्यादा तबका था, पेमेंट्स आ ही नहीं रही थी, मैसेज आ जाता था कि आई डोंट हैव अ कार्ड, मेरे पास पेमेंट मेथड नहीं है, मैं कैसे पे करूं। इट वाज अ चैलेंज। बड़ों के पास होता है, बच्चों के पास नहीं होता, स्टूडेंट का तो बैंक अकाउंट भी नहीं होगा। अब हम सर पकड़ के बैठ गए कि हम क्या करें यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वी कैन नॉट डू समथिंग। हमने क्या किया कि हमने एक फॉर्म बना लिया जिस पे हमने कहा कि ओके मेक द पेमेंट फ्रॉम योर ऐप एंड सेंड अपलोड द स्क्रीनशॉट। वो हमने किया, वी स्टार्ट गेटिंग द सम रिजल्ट्स। चैलेंज क्या आया कि पाकिस्तान, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी, ठीक है, पंजाब, सिंध या इन साइडों पे जब हम एडवर्टाइज करते थे तो 90% लोग अपनी सेल्फीज अपलोड करते थे। माय गुडनेस, राइट। सो इस तरह के चैलेंज है। अब जब पेमेंट मेथड या वो अवेयरनेस नहीं होगी, लोगों के पास वो एक्सेस नहीं होगी उस प्लेटफॉर्म की, पेमेंट मेथड की, वो पे नहीं करेंगे, बिजनेस सफ़र करेगा, तो हम इन सिर्फ 4 शहरों में एडवर्टाइज करेंगे, राइट। सो वो वाला जो अंडर प्रिविलेज्ड इलाका है उसको तो वैसे ही कट ऑफ कर दिया हमने। अच्छा, दूसरा जरा ये आ जाए कि हम लोगों के जो अकाउंट्स की वेरिफिकेशन होती है ये कितनी इंपॉर्टेंट होती है होने के लिए, क्योंकि डेफिनेटली एक वेरीफाइड अकाउंट की जो न्यूज़ है या जो बात है या जो भी उसका कंटेंट है वो लोग जरा ज़्यादा उसको तरजीह दे रहे होते हैं बनस्बत इसके कि जो कि नॉन वेरीफाइड अकाउंट है। क्या ये एक डिजिटल कंटेंट क्रिएटर के लिए सोचने समझने वाले या फिक्र करने वाली बात है या नहीं है? आई थिंक नहीं है। When you're focusing on quality content, जब आप you are putting out the best content, then it does not really matter कि आप verified हो नहीं हो, जो आपकी audience है वो आपको जानती है, आपके नाम को पहचानती है। They will anyhow watch your content, आप verified हो या नहीं हो, ठीक है। तो ये जो लाखों में लोग कमा रहे होते हैं, लाखों में कमाना है, कितना पॉसिबल है? ये क्या रियलिटी है कि इसके पीछे? दिन रात I see this such posts, videos कि ऐसे 50 लाख आप बना लोगे, बनते हैं, लोग बनाते भी हैं। 99% लोग ये समझेंगे ही नहीं कि ये कैसे बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे यार मॉडल क्या है, क्यों बनेंगे पैसे, क्यों बनेंगे, कैसे बनेंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो मैं वीडियोस बना रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरा एक चैनल है ये वो, एंड यू वांट इट टू बी मोनेटाइज्ड, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो काम कैसे करेगा, उससे पैसे बनेंगे कैसे, ठीक है। तो 2-3 में पैसे बनाने का तरीका बताएं ना जरा सीधे पहले तो हमें आप। मैं आपको ना प्राइमरी जो कंपोनेंट्स हैं मैं वो आपको बताता हूँ, ठीक है। लोग कहते हैं हमने ऑनलाइन अर्निंग करनी है, हमने सोशल मीडिया से पैसे बनाने हैं, हमने फ्रीलांसिंग से पैसे बनाने हैं। आप द वेरी बेसिक एंड द वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड चैनल इज फ्रीलांसिंग, ठीक है। फ्रीलांसिंग क्या है, आप एक सर्विस अपनी किसी स्किल को बेचते हो और उसके अगेंस्ट आपको कोई पे करता है, राइट। आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हो, आप डिज़ाइनिंग कर सकते हो, आप किसी का सोशल मीडिया मैनेज कर सकते हो, इस तरह की आई थिंक हज़ारों में अनलिमिटेड कह लें आप, यू कैन डू एक्चुअली एनीथिंग ऑन सच फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स। यू कैन बी अ वर्चुअल असिस्टेंट, एक बंदा यूएस का बिजनेसमैन है, उसको बहुत ज़्यादा काम है, उसका रिकॉर्ड कीपिंग करना सारा कुछ, यू कैन बी अ वर्चुअल असिस्टेंट। इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट यहाँ पे आई थिंक पैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ समझना है कि क्यों बनना चाहिए पैसे यहाँ पे और कैसे बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल अपनी एग्जाम्पल देता हूँ, सो वी डू डिजिटल मार्केटिंग, वी रन एड्स फॉर बिजनेसेस इन मोस्टली इन द यूएस। हमारे पैसे क्यों बनने चाहिए या हम उनसे पैसे क्यों लें, मेरे लिए ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। हम एड्स चलाते हैं बिजनेसेस के, ठीक है, उन एड से वो बिजनेस रेवेन्यू जनरेट करता है। अब ठीक है, अब अगर एक बिजनेस $10,000 फॉर एग्जांपल बनाता है मेरी उस एडवर्टाइजिंग से, सो वहाँ पे आई एम डेफिनेटली एलिजिबल टू चार्ज $1,000 फॉर दैट। ये चीज़ समझना ज़रूरी है, राइट। ठीक है। आप कहते हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे मोनेटाइजेशन करनी है, मोनेटाइजेशन कैसे होती है, राइट, एब्सोल्युटली। अब वहाँ पे होता क्या है, हमारे जैसे एडवर्टाइजर्स गूगल और फेसबुक को पे करते हैं कि हमारा ये ऐड लोगों को दिखाओ। अब
फेसबुक और यूट्यूब इटसेल्फ तो कुछ भी नहीं है ना, अगर आप लोग वहाँ पे कंटेंट नहीं लगाएंगे। आप वहाँ पे एक वीडियो लगाती हैं, आपकी वीडियो आपकी ऑडियंस देख रही होती है, वहाँ पे उस ऑडियंस की थोड़ी सी अटेंशन मैं ले लूँगा 30 सेकंड के लिए, और वहाँ पे मैं अपना ऐड जो मैंने फेसबुक को पैसे दिए थे, फेसबुक उस पैसे में से एक सर्टेन पोर्शन आपकी वीडियो आपको रिवॉर्ड कर देगा, आप मोनेटाइज कर लोगी, मेरे क्लाइंट का ऐड आपकी ऑडियंस देख लेगी, उस ऑडियंस से मेरे क्लाइंट की सेल्स जनरेट हो जाएंगी। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है। अब हम बात कर रहे थे डायरेक्ट मोनेटाइजेशन की ना, ये वो पैसे हैं जो आपको फेसबुक और गूगल दे रहे हैं। अब यू हैव अ लॉट ऑफ चैलेंजेस हियर कि आप कहते हो फेसबुक मोनेटाइजेशन नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आपकी 5 लाख 10 लाख 2 मिलियन की अगर ऑडियंस है, सो एक बिजनेस जिसको सेल्स चाहिए, जिसको मार्केटिंग चाहिए, जिसको पीआर चाहिए, कितने बिजनेसेस ऐसे हैं they are willing to pay you for that. You do their marketing, you help them do the PR or whatsoever, so you can charge based on the value that you are giving. आपकी 10 लाख में रीच है, आप ज़्यादा पैसे ले रहे हो उनसे, आपकी कम है तो आप कम पैसे ले रहे हो। सो आई थिंक फंडामेंटल हाउ थिंग्स वर्क, अगर आप ये समझ लें तो काफ़ी चीज़ें आई थिंक बड़ी सिंपल। लास्टली जो मैंने भी यहाँ पे डिस्कस भी करी थी अपने व्यूअर्स के साथ कि फेसबुक स्टार्स की अब एक वो आ गई आपके पास ना ऑप्शन, फेसबुक स्टार्स यूज करके क्या कुछ आप जो है वो गेन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये अब खबरें हैं कि फेसबुक मोनेटाइजेशन ऑन होगी, नहीं हुई यार। जो स्टार्स की न्यूज़ आई कि स्टार्स आप दे सकते हैं, वो पहले भी हो रहे थे, वो फेसबुक के दौरे से पहले की हो रही थी और लोग करते भी हैं। सो वो एक बड़ा कह लें कि जब आप किसी को स्टार दे रहे होते हैं तो क्या वो आप कोई पैसे आपके अकाउंट से जा रहे होते हैं? आप स्टार्स परचेज करोगे, हाँ, आप फेसबुक को पैसे दोगे और वो एज अ स्टार वो पैसे आप उस क्रिएटर को देते हो। जैसे कि वो 1-2 एप्लीकेशंस भी चल रही है ना, वो एक बीगो भी है, तो वहां पे भी लोगों के अपने स्टार्स लोगों ने बाय किए हुए होते, तो अब ये फेसबुक ने शुरू कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ सर्टेन टाइप ऑफ कंटेंट, बहुत ज्यादा प्लेटफॉर्म यूएस में तो हर नीश के अंदर, फॉर एग्जाम्पल आई वांट टू वॉच सर्टेन टाइप ऑफ कंटेंट, सो आई विल पे फॉर दैट। मैं उस प्लेटफॉर्म को पैसे देता हूँ, प्लेटफॉर्म क्रिएटर को दे देता है, ये मोनेटाइजेशन ऐसे चलती है। लेकिन ये बहुत एक कह लें कि सेकेंडरी चैनल है मोनेटाइजेशन का। प्राइमरी चैनल्स क्या हैं कि जब आपकी वीडियोस में इन स्ट्रीम एड्स चलते हैं, आपकी वीडियो के दरमियान में एक ऐड चलता है, बिल्कुल उससे आप मोनेटाइज करते हो, प्राइमरी वो है, दैट इज स्टिल नॉट एलिजिबल। ठीक है। और अब भी जरा लास्टली मैं सिर्फ आपसे ये डिस्कस करना चाह रही हूँ, क्या आप चूंकि खुद डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट हैं, तो आप जिस शोबे में होते हैं उससे रिलेटेड आपके पास खबरें भी होती हैं, क्या लग रहा है आपको सजावल कि कितने टाइम तक गूगल का ऑफिस या टिकटॉक ऑफिस पाकिस्तान शिफ्ट हो सकता है या खुल सकता है? एग्जैक्टली आई एम नॉट श्योर, बिकॉज ऑब्वियसली उसका एक लीगल प्रोसीजर कितना होगा, बट आई थिंक जो चीज़ मैटर कर रही थी वो हो गई। इफ दे हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड, दे विल डेफिनेटली बी सेटिंग अप देयर ऑफिसेज, एंड आई थिंक इफ Google is here, then definitely बाकी platforms, because उनको भी एक होगा कि why their competitor is covering the whole market. So if one competitor, one company is here, so I think definitely the others would consider as well. जरा इसको थोड़ी मिसाल को जरा और सिंपल और आसान करते हैं, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में रियल एस्टेट सेक्टर की तरफ लोगों का बड़ा ज्यादा रुझान है, क्योंकि एक सेक्टर बड़ा काम कर रहा है। अगर कल को टिकटॉक और गूगल पाकिस्तान में आते हैं तो फिर हमारा IT सेक्टर बूम पकड़ेगा? नहीं, इस तरह से नहीं, डायरेक्टली आप कह लें इन्फ्लुएंस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखें, आप फॉर एग्जांपल जॉब्स क्रिएट होंगी, 200 300 जॉब्स क्रिएट हो जाएंगी, 100 जॉब्स क्रिएट हो जाएंगी डायरेक्टली इस तरह से, आई डोंट थिंक। बट ऑब्वियसली एक आपको IT का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। उस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फिर बिजनेसेस जब कामयाब होंगे तो ओवरऑल यू विल सी ग्रोथ इन ऑल द रिलेटेड इंडस्ट्रीज, उनमें ग्रोथ आ रही है। ठीक है, थैंक यू सो मच सजावल। और आपकी सारी बातें सुनने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंची हूं कि कोई भी काम अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ कर रहे हैं तो उसमें आपको कामयाबी मिलेगी, फिर चाहे वो YouTube हो या फिर कुछ और हो। बीच में अगर आप उसमें ब्रेक लगा देंगे तो शायद आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। और ये जो लाखों कमाने वाले सवालात हैं वो हमारे थोड़े से सजावल ने क्लियर कर दिए कि इतना भी आसान नहीं है, आपको दिन रात एक करना पड़ता है, तब जाके आप डिपेंड करता है। मैटर क्या करता है वो आपका कंटेंट है। अगर तो आपको लगता है कि आप बेहतरीन कंटेंट बना रहे हैं तो लोगों को आपका कंटेंट एंटरटेन करेगा
और फिर उसके बाद आप एक अच्छी जो है वो क्या कहते हैं पैसा कमा सकते हैं। रही बात गूगल के ऑफिस खुलने की और उसके अलावा टिकटॉक के पाकिस्तान में आने की, तो डेफिनेटली इकोनॉमी को काफ़ी इससे सहारा मिलेगा। लेकिन बात फिर वहीं पर आ जाती जो भी आपने कहा कि डिपेंड ये करता है कि हम उस चीज़ को किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं। तो इसी के साथ ही लेते हैं छोटी सी ब्रेक। स्टे ट्यून्ड कैफे मार्केट। जी, तो जितने भी लोग फीफा को बड़ा एहतमाम से देख रहे थे, आज उनकी सारी जो फेस्टिविटी है ना थोड़ी सी ख़त्म हो जाएगी। वो इसलिए क्योंकि फीफा अपनी तमाम तर रानाइयों के साथ, तमाम तर रंगीनियों के साथ अख्ताम पसीर हो रहा है। लेकिन ये तजुर्बा बहुत अच्छा था। ये तजुर्बा इस एतबार से बड़ा अच्छा था क्योंकि डेफिनेटली इसे एक मुस्लिम मुल्क ने तो जो है इसकी मेज़बानी की ही, लेकिन मुस्लिम मुल्क ने ये ज़रूर बता दिया कि हमारी तहजीब, हमारा दीन हमें क्या दर्स देता है। अगर हम कुछ देखना चाहते हैं, कोई एंटरटेनमेंट इकट्ठी करना चाहते हैं और ज़िंदगी में रंग बिखेरने चाहते हैं, तो हम तहजीब के दायरे में रहते हुए, दीन के दायरे में रहते हुए किस तरह से वो काम जो है सर अंजाम दे सकते हैं। इस 92 साल जो तारीख़ है उसमें ये 22वां फीफा वर्ल्ड कप है जो कि कतर में हुआ। और हम इसके वाले से ये भी कह सकते हैं कि जो अभी तक आदाद शुमार सामने आ रहे हैं, जो लोगों के तजुर्बात सामने आ रहे हैं, जो लोगों के यानी कि जिन्होंने इसमें शिरकत की, जो कि वहाँ पे पार्टिसिपेट थे, जिन्होंने टिकट्स वगैरह ख़रीदी, उनके अपने ये जुमले, उनके अपने ये अल्फाज, और वो ये कह रहे हैं कि ये सेफेस्ट फुटबॉल वर्ल्ड कप है दुनिया की तारीख़ का, कि यहाँ पर आने वाली हर एक खातून ने, हर एक औरत ने ख़ुद को महफूज समझा। इसमें कुछ बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हमें नज़र आए, बड़ी अच्छी अच्छी सरगर्मियाँ नज़र आईं, जिनमें जो सोशल और हॉस्पिटैलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए। बहुत सारे लोगों ने लोगों को समझने के लिए, जांचने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, कुछ तजुर्बे किए हैं। तो पाकिस्तानी आर्टिस्ट ने कतर में जारी फीफा वर्ल्ड कप से पहले दारुल हुकूमत दोहा के एक म्यूजियम में रवायती ट्रक आर्ट को नुमाइश के लिए पेश किया। और अली सलमान आंचन की क़यादत में फूलपत्ती नामे इस पाकिस्तानी ग्रुप ने दोहा में पाकिस्तानी ट्रक आर्ट, पाकिस्तान की सकाफती विरासत और फ़न की खूबसूरती को उजागर करने में अपना बड़ा अहम किरदार अदा किया। अब जेदरे आर्ट में इस बार पाकिस्तानी ट्रक आर्ट मॉरल और इंडियन ट्रक आर्ट मॉरल को साथ साथ डिस्प्ले में रखा गया है। नुमाइश के लिए पेश किए गए ट्रक आर्ट की पैमाइश तकरीबन 33 बाय 23 फीट है और इसे अलमंसूरा मेट्रो स्टेशन पर पेंट किया गया है। फूलपत्ती ग्रुप के फाउंडर अली सलमान आंचन बने हैं आज हमारे मेहमान। लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। अली, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप बताइए कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक। अली, ये बताइएगा कि कैसे एक्सपीरियंस रहा है? माशाल्लाह आपका बड़ा है तो इंटरेस्टिंग, लेकिन कितना टाइम लगा है आपको एक वॉल पेंट करने में? जैसे कि आपने इंट्रोडक्शन में बताया कि फूलपत्ती टीम को इनवाइट किया था, ऑफिशियली ये है कतर म्यूजियम, स्टेट म्यूजियम ने हमें इनवाइट किया था। इनका एक प्रोग्राम है जेदरी आर्ट। अच्छा। ये हर साल कोई ना कोई प्रोजेक्ट करते हैं जिसमें मुख्तलिफ आर्टिस्टों को बुलाते हैं। तो इस दफा जो है इन्होंने ट्रक आर्ट को चूज किया और डिफरेंट म्यूरल आर्टिस्ट को चूज किया। तो उन्होंने फिर पाकिस्तान से हमें बुलाया और ये 3 महीने की कॉरेस्पॉन्डेंस रही इनके साथ। 3 महीने की, मतलब यानी कि ये पूरी ये वॉल 3 महीने में प्रोजेक्ट कर रहे थे कैनेडियन पार्लियामेंट 3 महीने की कॉरेस्पॉन्डेंस थी। अली, ये कॉरेस्पॉन्डेंस की बात कर रहा हूँ। इन्होंने हमें अप्रोच किया कि हमारी स्टार्ट हुई कॉन्वर्सेशन कि भाई ये करना है, वो होगा, ये होगा। फिर उन्होंने पूरा बताया आर्ट के बारे में कि हमारा ये प्रोजेक्ट है और ये बस ये इसकी टाइमिंग जो थी वर्ल्ड कप से पहले आ गई, तो ये हमारे लिए बड़ा अच्छा था। नहीं, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि वॉल बनाने में कितना टाइम लगा? 2 वीक्स का प्रोजेक्ट है। और आपकी टीम थी वो कितने लोगों पर मुश्तमिल थी? हम टोटल 3 बंदे थे। मैं था अली सलमान, मुमताज अहमद थे द मैजिकल हैंड और उसके बाद मुमताज। हम 3 बंदे जो थे वो दोहा गए थे ऑफिशियली और बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट था, बड़ी अच्छी मेहमान नवाजी रही, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा दोहा के अंदर ड्यूरिंग द म्यूरल और आफ्टर द म्यूरल। बड़ा मजा आया। अच्छा, ये बताइएगा कि पाकिस्तानियों का रिस्पांस कैसा था? और पाकिस्तानी तो अपनी सकाफत को जानते ही हैं, लेकिन वो लोग जो वहाँ पर दूसरे ममालिक से आए हुए थे, उन्होंने इस ट्रक आर्ट को कितना पसंद किया? देखिए, हमने बनाना शुरू किया तो बड़ा ही अच्छा रिस्पांस आना शुरू हो गया और जैसे जैसे बनता चला गया लोगों का रश। जो मंसूरा था वो एक मेट्रो स्टेशन का एक वो था, तो एक अच्छा नेबरहुड था जिसके अंदर वो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर क्लास की आमदोरफ्ती, और क्योंकि मेट्रो था तो वहाँ पे लोग आना जाना बहुत था और जिस उस पूरे नेबरहुड में देसी लोग बहुत रहते थे, जैसे बंगाली, पाकिस्तानी, नेपाली और दूसरी कम्युनिटी के। जिस तरह ये न्यूज़ लगनी शुरू हुई तो फिर वहाँ पे जितने दूसरे नेबरहुड के लोग भी आने शुरू हो गए, देखने की शुरू हो गए। फिर वहाँ के अखबारों ने, वहाँ के मीडिया ने इसको भरपूर कवर करना शुरू किया और हमारा जो म्यूरल था, जो पाकिस्तानी कलर थे, वो बिल्कुल वाइब्रेंट थे, तो वो बड़ा अट्रैक्ट कर रहे थे लोगों को और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आता शुरू हो गया।
और जब हमारा म्यूरल बना तो फिर तो समझ ले वहाँ पे हम जो थे वो कोई ना कोई इंटरव्यूज और मीटिंग चल रही थी हमारी कि कुछ ये करते हैं, जबरदस्त जबरदस्त। ये मौका ऐसा था भी कि आपको खूब दाद दी जाती है। मुझे ये बताएं कि कुछ मेरे ना ये 3 फुटबॉल्स में देखने पता नहीं गालिबन 3 है या 2 हैं, ये फुटबॉल्स भी आप लोगों ने खुद पेंट की थी? जी, ये बेसिकली देखिए ये एक प्रोजेक्ट की कंटिन्यूएशन थी। ये लकीली आप कह लें, हमें एक ब्रांड ने जो फुटबॉल का स्पॉन्सर है उसने अप्रोच किया कि हमें ना ये फुटबॉल पेंट करनी है और ये जो फीफा की ऑफिशियल ट्रॉफी जब पाकिस्तान आएगी तो ये हम उनको फुटबॉलर्स को प्रेजेंट करेंगे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को प्रेजेंट करेंगे जो फीफा के ऑफिशियल्स उनको प्रेजेंट करेंगे। कितने बॉल्स आप लोगों ने पेंट किए थे? मेरे ख्याल से ये 60-70 फुटबॉल हमने पेंट किए थे। और ये 60-70 बॉल्स कितने टाइम में रेडी हुए? एक बॉल को बनाने में कितना टाइम लगता था? नहीं, ये तो देखिए हमारी तो पाकिस्तान की टीम थी, तो वो तो पाकिस्तान में तो टीम हमारी काफी बड़ी है, तो वो तो मसला नहीं था। जब आप इंटरनेशनल करते हैं तो आपकी टीम छोटी होती है, तो वो तो हमने उनको वीक के अंदर हमने सारी फुटबॉल्स बना के उनको भेज दी थी। और ये जो था फिर ये लाहौर के मतलब ये पाकिस्तान में तैयार हुई और फिर वहां पर गई हैं? नहीं, ये पाकिस्तान के अंदर इवेंट था, ये जो फीफा वाला इवेंट था ना, ये ट्रॉफी जब पाकिस्तान आई है ना, जी, जब ये ट्रॉफी पाकिस्तान आई ऑफिशियली, वो ब्रांड, तो ये जो थी सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन जो फीफा के ऑफिशियल से जो पाकिस्तान आए थे उनको ये प्रेजेंट हुई थी। उसके बाद ये फिर यहीं से दूसरी जगह पे गई थी। तो फिर जब ये हो गया, मगर क्या कहते हैं, उसके बाद फिर हमें लकीली कि हमारे 30 महीने से कॉरेस्पॉन्डेंस चल रही थी, तो हमारा वहाँ पे ट्रक आर्ट का वो भी हो गया। तो ये समझ ले एक ऐसा हो गया कि हमने फुटबॉल से लेके वॉल तक वो हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स फीफा के लिए ये रहा। सही। अली, अब अगर हम इसको एज ए बिजनेस मॉड्यूल की तरह से हम लोग लेकर चलें और इसको हम देखें, आपको क्या लगता है पाकिस्तान क्या अपने आर्ट को, अपनी तहजीब को एक्सपोर्ट कर पा रहा है, या हम यहाँ पर अभी बहुत पीछे हैं, या फिर क्या आपने फ्यूचर में ये प्लान किया कि अगर वहाँ का लोगों का रिस्पॉन्स इतना अच्छा है तो डिफरेंट जैसे बैग्स होते हैं उनके ऊपर आपने आर्ट की, आपने वैनिटीज़ के ऊपर आर्ट किया, आपने जैकेट्स के ऊपर आर्ट किया और फिर आप उनको बाहर एक्सपोर्ट करें? मैं आपको बताऊं, अगर आपने फूल पत्ती का थोड़ा सा पढ़ा तो ये खुद भी एक एंटरप्रेन्योरल प्रोजेक्ट है, क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर, और हमें यूनेस्को ने फीचर किया द क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर ऑफ पाकिस्तान, द वे वी क्रिएटेड अ जॉब और मनी थ्रू दिस प्रोजेक्ट। तो ये अभी बहुत लॉन्ग जर्नी है। अभी आपने सिर्फ फीफा का देखा, हमने 38 कंट्रीज में जा चुके हैं ट्रक आर्ट को लेके, और कोई ऐसा बड़ा वेन्यू या आर्ट म्यूजियम नहीं है जहाँ पे हमने ना किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारी जो प्रोफाइल है अगर आप देखें तो हमने अमेरिका की बहुत सारी स्टेट्स, कनाडा की पार्लियामेंट, सेनेट, यूरोप की ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज के अंदर, इंडिया, टर्की, अजरबैजान, मतलब यू नेम इट, हमने वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्म, मतलब ट्रक आर्ट को किसी न किसी फॉर्म में ले गए। और जहाँ तक आपने प्रोडक्ट की बात की, तो जो आपको ट्रक आर्ट का रेवोल्यूशन नजर आ रहा है ना, इसमें आपने जूते, कुर्से, खिड़ियां देख रहे हैं, जैकेट्स की आप बात कर रही है, उसके पीछे भी हमारा ही कंट्रीब्यूशन है, हमारे ही आइडिया। दैट्स व्हाई जो है यूनेस्को ने हमें क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर का टाइटल दिया है। और अब हम तो कर रहे हैं क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो बेसिकली बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, या हम इस तरह के प्रोजेक्ट कर, म्यूरल या गाड़ियां इस तरह कर रहे होते हैं, और ये कॉर्पोरेट के साथ हम जो है वो सुवेनियर्स डिजाइन कर रहे होते हैं। बाकी बहुत से लोग अब कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ये एक समझ ले एक रेवोल्यूशन टाइप का है। और आप देखें ट्रक आर्ट के कितने प्रोडक्ट अवेलेबल है मार्केट के अंदर। तो शुरू में इनिशियल हमने आइडिया करके, उसके बाद अब बहुत सारे लोग कर रहे हैं। हाँ, बाकी देखिए दूसरे क्रिएटिव एलिमेंट्स जो हैं, या जो आप कह लें जो हमारे दूसरे सिंध के या पंजाब के दूसरे एलिमेंट्स, उन पे भी हमें काम करना चाहिए। जो मेरा हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है कि हम इसको एक्सपोर्ट करें। और आई एम श्योर कि ट्रक आर्ट की जो मेरे ख्याल से इंडस्ट्री, टोटल इंडस्ट्री है वो मिलियंस रुपीस की है जो हम एक्सपोर्ट करते हैं दुनिया भर के अंदर। सुवेनियर्स के अंदर भी आप देखें तो मैं खास आप दुनिया भर में हमारे पाकिस्तानी सुवेनियर्स आपको मिलते हैं, और पाकिस्तान में भी बड़े आपको हर जगह मिलेंगे जो ट्रक के जो चीजें हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये ट्रक ने फ्लोरिश किया है, इंडस्ट्री ने, और अपनी मदद आपके तहत की है। अब अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी गवर्नमेंट्स भी सपोर्ट कर रही है इस तरह के। हम जब पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो पाकिस्तानी फॉरेन मिशन हमें बड़ा सपोर्ट करते हैं, और हमने तकरीबन 15 जो पाकिस्तान मिशन के साथ हमने काम किया है। इवन हमने पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस डिजाइन किया इस्लामाबाद का ड्यूरिंग द कोविड, जब उन्होंने आउटडोर कैफे डिजाइन किया तो हमने वो भी किया। तो प्रोजेक्ट हमने जो है ऐसे किए हैं जो एक तो समझ ले लिए एक राहें खोली सबके लिए। फिर हमने डिफरेंट सिटी काउंसिल के साथ काम किए, जैसे चकवात सिटी काउंसिल के साथ, कराची की सिटी काउंसिल के साथ, और इंटरनेशनल सिटी काउंसिल के साथ। तो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स भी है। और अगर वही वाली बात है कि आपको अपने आइडिया पे दम है, अपने प्रोडक्ट पे बिलीव है, यानी पाकिस्तान के आर्ट पे बिलीव है, तो आप दुनिया का हर काम कर सकते हो। तो हमने चूज ट्रक आर्ट इसलिए किया, ये पाकिस्तान का अपना इंडिजीनियस आर्ट था। और फूलपत्ती हमने नाम इसलिए रखा है क्योंकि उर्दू में फूलपत्ती कहते हैं। ट्रक आर्ट तो ये वेस्टर्न्स ने हमें नाम दिया ना, लेकिन ट्रक तो आर्ट जो है रिक्शे पे भी होता है, बस के ऊपर भी होता है, तो थोड़ा कंफ्यूजन है। तो उसको उर्दू में कहते हैं, वो फूलपत्ती कहते हैं। इसलिए हमने अपने ब्रांड का नाम, अपनी कंपनी का नाम फूलपत्ती रख दिया। लास्टली बस मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, जब आप दोहा गए हैं तो दोहा से आप क्या याद लेकर आए हैं? फीफा की कौन सी याद आपको हमेशा जो है वो आपके जहन में रहेगी? देखिए वही वाली बात है, एक तो इस्लामिक कंट्री थी, एक अरब कंट्री थी जो फीफा ऑर्गेनाइज कर रही थी। हमने तो फिटनेस थे वहाँ पे, बहुत अच्छा उनका सिस्टम था, बहुत अच्छा उनकी हॉस्पिटैलिटी थी, और जो इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था बड़ा जबरदस्त था, वेलकमिंग थे। और उस टाइम लोग आना शुरू हो गए थे क्योंकि हम लास्ट वीक पहले ही निकले फीफा से, तो लोग आना शुरू हो गए थे, तो बड़ा हल्ला गुल्ला था।
और बड़ा मेरे ख्याल से वो उस वर्ल्ड ने, अरब वर्ल्ड ने उस चीज़ को बड़ा एंजॉय किया होगा और लोगों ने बड़ा एंजॉय किया होगा। जहाँ तक आपने शुरू में बात की थी कि वो सेफेस्ट था, तो बिल्कुल सेफेस्ट था वो, क्योंकि वो वहाँ पे जो है वो बड़ा एक ओपन एनवायरनमेंट भी था, मगर सब सिक्योर फील करते थे, तो वो एक अच्छा मेरा एक्सपीरियंस था। तो मैंने दूसरे यूरोपियन क्लब के साथ भी फुटबॉल देखे, तो उस एज कम्पेयर टू यूरोपियंस बड़ा जबरदस्त वेन्यू तो बनाया उन्होंने। चलिए, अल्लाह ताला करे कि यूं ही मुस्लिम ममालिक को इस तरह से मेज़बानी करने का मौका मिलता रहे और अल्लाह करे कि कभी पाकिस्तान की टीम भी बने फुटबॉल के हवाले से, हम भी जाके फीफा में परफॉर्म करें। थैंक यू सो मच अली सलमान अंचन, और खुश रहिए और पाकिस्तान का नाम यूं ही रोशन करते रहिए। तो ये कुछ छोटे छोटे ऐसे हमारे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो कि ज़िंदगी में जब कुछ ऐसा कमाल करते हैं तो फिर आगे चल के पाकिस्तान इकोनॉमी को ना सिर्फ थोड़ा सा सहारा फ्राहम करते हैं, बल्कि बहुत सारे लोगों के लिए रोज़गार के मौके भी जो है वो इकट्ठे करते हैं। क्योंकि डॉलर रेट इस वक्त हम देख रहे हैं कि डॉलर को पर कब नहीं लगते, ये तो एक क्वेश्चन मार्क है ना। क्योंकि हमने तो, मुझे तो लगता है जब से आंख खोली, जब से होश संभाला है, हम लोग यही कहते हैं कि डॉलर ये महंगा हो गया, डॉलर वो महंगा हो। कभी हमने डॉलर को 1-2 रुपए से नीचे आते हुए मैंने तो अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। या मैक्सिमम कभी कोई बहुत बड़ा मुआवजा हो जाए तो आर्टिफिशियल तरीके से वो 5-10 रुपए कम कर दिया जाता है, लेकिन इसके लिए कोई बेहतरीन स्ट्रेटजी जो है वो ऑर्गेनाइज नहीं की जा रही। और हम लोग देख भी रहे हैं, बहुत सारी खबरें भी इस हवाले से चल रही हैं कि एक्सपोर्ट हमारी बड़ी मुतासिर हो रही है, हमारी इंपोर्ट बड़ी मुतासिर हो रही है। इंपोर्ट इनफैक्ट हमारी बैन है, जिसकी वजह से बहुत सारे बिजनेस जो हैं बड़े मुतासिर हो रहे हैं। एनर्जी क्राइसिस हमारा दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी वजह से कहा यह जा रहा है कि शाम में जो है दुकानें जल्द बंद कर दी जाएंगी। और सुनने में ये भी आ रहा है कि जुम्मा हफ्ता इतवार की छुट्टी होगी। तो ये चीज़ें हैं। आप फिर ये कहेंगे कि ज़रिया आप जाने से पहले, प्रोग्राम की क्लोजिंग से पहले फिर हमें थोड़ा सा डरा रही हैं, स्टार्ट आपने किसान से लिया था ज़रिया। तो ये कुछ रियलिटी चेक्स हैं जो कि रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ हमारे किसान बिरादरी ही परेशान नहीं है, जो हमारा दीगर ताजर बिरादरी का तबका है वो भी थोड़ा सा यहाँ पे हमें परेशान हाल नज़र आता है जब हम अपने इम्पोर्ट्स के हवाले से बात करते हैं। इसी के साथ ही मुझे और कैफे मागला की टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।